बहुत ज्यादा ब्राइटनेस कम कर दिया तूने। ब्राइटनेस ठीक कर। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है इतना। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते, वेरी गुड इवनिंग बेटा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप लोगों को क्या नजर आ रही है आपकी प्यारी प्यारी जगसी न्यारी समाप्ति मैम? बेटा गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? सबसे पहले मुझे ये बताइए, जल्दी बताइए। ऑलमोस्ट एक मंथ होने को है बेटा आपके। ऑलमोस्ट नहीं यार, तुम लोग की क्लासेस तो 8 अप्रैल से स्टार्ट हुई थी ना। लक्ष्य की क्लास स्टार्ट हुई थी 1 अप्रैल से, तुम्हारी तो 8 अप्रैल से हुई थी। 1.5 महीना हो गया तुम्हारा। क्लासेस कैसी चल रही है तुम लोग की? पढ़ाई सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो? हाँ, सारी चीजें बेटा बढ़िया तरीके से करो। तुम अर्जुना के बच्चे हो और अपना फोकस इधर उधर बेटा भटकाओ मत, ठीक है? बार बार बोलती हूँ, लेकिन फिर से मैं कोशिश करती हूँ कि हर क्लास से पहले एक बारी और तुम्हें याद दिला दूं, ठीक है? तो तुम अपनी पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया तरीके से करो, किसी ज्यादा भी दीदी भैया लोगों की बात सुनने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है? आप अपनी पढ़ाई बिल्कुल सही तरीके से करो और क्या बोलते हैं, इतनी अच्छी पढ़ाई करो। मैं देखती हूँ कि कई बार मैं कम्युनिटी पोस्ट करती हूँ ना, उसमें बच्चे लिखते हैं या कमेंट्स में लिखते हैं कि आप लोगों ने कुछ छुट्टियों को यूटिलाइज किया है, अभी आपने अपना बैकलॉग कवर करने के लिए आप लोगों ने बैकलॉग कवर कर लिया है ना? तो विच इज वेरी गुड। अगर आप लोगों का कोई भी बैकलॉग रहा होगा, आप लोगों ने उसे हाँ, ये एक बार ही चल रहा है ना बेटा, एक लाइट एडजस्ट करवानी है मुझे। तो कोई भी अगर आप लोगों के बैकलॉग्स अभी तक हुए थे इन कुछ महीनों में, तो आप उसको बेटा बिल्कुल अच्छी तरीके से एक प्लानर बनाओ कि कौन कौन सा बेटा तुम्हारा बैकलॉग के सब्जेक्ट्स है, उस सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स है और उसे तुम्हें कैसे करके कवर करना है, उसका बिल्कुल बेटा अच्छा सा एक प्लान बनाओ। लाइट्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर पीछे की तरफ और ऐसे, ठीक है? और उसको बेटा बढ़िया तरीके से फॉलो करने की कोशिश करो, ठीक है? एक तो ये चीज मुझे तुम लोग को बोलनी थी, ठीक है? एक तो मुझे ये चीज तुम्हें बोलनी थी। दूसरा, मैं देख रही हूँ कि बोर्ड्स के रिजल्ट के बाद बहुत सारे नए बच्चे जुड़ रहे हैं। तो बेटा मैं नए बच्चों को जेन्युइनली तो मैं ये बोलूं कि अगर आप बेटा 2.0 बैच ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप 2.0 बैच से पढ़िए, है ना? और अगर आप बेटा इस बैच से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको बेटा पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप पिछले लेक्चर्स नहीं देखेंगे और एकदम से नए लेक्चर में आएंगे तो आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो कनेक्टिविटी छूट जाएगी, ठीक है? और ये मेरा आप लोगों को रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत सारे नए बच्चे आए हैं। बाकी जो पुराने बच्चे बेटा जैसे पढ़ रहे हो वैसे पढ़ो। मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, प्लीज बेटा डेविएट मत होना। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसी डायरेक्शन को बेटा फॉलो करते रहो, एग्जाम्स देते रहो। एग्जाम्स की एनालिसिस करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो बेटा एग्जाम्स की एनालिसिस? कैसे आपके नंबर कम आ रहे हैं, क्यों आपके नंबर कम आ रहे हैं? केमिस्ट्री में कम आ रहे हैं, जूलॉजी में कम आ रहे हैं, फिजिक्स में कम आ रहे हैं। नंबर जहां पे भी आपके कट रहे हैं बेटा, आप प्लीज उसकी एनालिसिस करो। और एक बात बताऊं बेटा, जो गलती आप लोग बहुत कॉमनली करते हो ना, आपके जो भी क्वेश्चंस ना एग्जाम में गलत होते हैं, पहले से बोर्ड ग्लिच कर रहा है, जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में गलत होते हैं ना बेटा, वो सारे क्वेश्चंस आप मेक श्योर करो कि आपको उनका सोल्यूशन पता हो। देखो बॉटनी जूलॉजी के तो फिर भी तुम्हें पता चल जाएंगे, वैसे तो तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री के भी पता चल जाएंगे, बट सॉल्व करके देखना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हारे टेस्ट में गलत हुआ है ना बेटा, वो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसका सोल्यूशन तुमने देखा ही नहीं, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एनालिसिस नहीं करते हो ना, देखो ना सारे अधिकतर बच्चे कह रहे हैं ना करते हो, तो फिर बेटा तुम अपने आप को इंप्रूव कैसे करोगे? जो तुम लोग कहते हो ना कि मेरे मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं मैम, मेरा ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा है मैम, मैं पढ़ती तो हूं पर समझ नहीं आ रहा है कि मार्क्स कैसे इंप्रूव करूं, तो तुम जब टेस्ट एनालिसिस करते ही नहीं हो तो तुम्हारे नंबर कैसे इंप्रूव होंगे? अब तुमने अगर सपोज 5 क्वेश्चंस गलत किए तो तुम्हें ये तो पता चले। अब फुल वाला जो टेस्ट आता है, स्पेशली मैं लंबे लॉन्ग टेस्ट वाली जो नीट पैटर्न वाली टेस्ट की बात कर रही हूँ, शॉर्ट टेस्ट की नहीं बात करी, तो तुम्हें पता चले कि भाई मेरे ये वीक टॉपिक्स है और इस पे मुझे ज्यादा ध्यान देना है या इस पे मुझे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तुमने जब क्वेश्चंस देखे ही नहीं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम ना उसके सोल्यूशंस देखोगे ना तुम ये देखोगे। और पता है ये टाइम पास, मतलब कुछ बच्चे स्टार्टिंग में तो करते हैं पर थ्रू आउट द सेशन इसे फॉलो नहीं कर पाते। सच्चाई बताओ, नहीं कर पाते हो ना इस चीज को फॉलो। तो ये बेटा सिर्फ शुरू करने के लिए नहीं करना है,
मैं आपको सही बता रही हूँ बेटा, ये छोटी छोटी बातें होती है ना जो इवेंचुअली तुम्हारे अच्छे रिजल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। ये टेस्ट की एनालिसिस करना, जितने भी बैकलॉग्स हैं, इसे खुद समझदारी से बेटा क्या करो, इसका शेड्यूल एक बनाओ कि भाई मेरे को ये बैकलॉग्स कवर करने और इसे आगे तक नहीं लेके जाना। अभी तो सिर्फ महीना भर स्टार्ट हुआ है, आगे 2 महीने 3 महीने में कहीं आप ऐसा ना हो बेटा कि इतना बैकलॉग इकट्ठा कर लो कि लास्ट में जाते आते आपको समझ में ही नहीं आ रहा हो कि आप प्रेजेंट सिलेबस पढ़ो या बैकलॉग को कवर करो और ये वेट करो कि 3.2 आए 4.2 आए। बेटा ये नौबत नहीं आने देना है, क्योंकि ऐसे बच्चे ना जो सिर्फ बैचेस का वेट करते हैं वो फिर हमेशा बैचेस का वेट ही करते रह जाते हैं और वो सिलेबस को टाइमली फॉलो नहीं करते। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? टेस्ट एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन बेटा जो आपने एग्जाम में गलत किया है वो अनसॉल्व्ड नहीं होना चाहिए। इन 2 सालों में आप इतने पेपर देंगे, इतने क्वेश्चंस करेंगे कि बेटा उन्हीं क्वेश्चन से तो घुमा फिरा के थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके डेटा चेंज करके क्वेश्चन बनेगा। तो अगर अनसॉल्व्ड रह गया और बाय चांस वैसा ही क्वेश्चन नीट में आ गया तो कितनी अफसोस की बात होगी कि यार मैंने कर सकती थी मैं, फिर भी मैंने नहीं किया। मेरी बात समझ गए बेटा? और बैकलॉग नहीं होने देना बेटा, प्लीज रिवाइज करते रहो बेटा, मस्त रिवीजन करते रहो। और बेटा अपना भी प्रैक्टिस सेशन आने वाला है, जैसे ही कॉकरोच खत्म होगा आप लोग प्लीज अपना स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एनिमल्स अच्छी तरीके से रिवाइज कर लो, क्योंकि मैं खुद बेटा उसमें क्वेश्चंस बनाऊंगी आप लोगों के लिए, खासकर एनसीईआरटी बेस्ड असर्शन रीजन स्टेटमेंट वाइज पीवाईक्यूज। तो मैं एनसीईआरटी से लाइन से क्वेश्चंस बनाऊंगी आप लोगों के लिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो। 2-3 सेशंस में वो कभी भी आएगा, फिर आप लोगों का ये नहीं होना चाहिए कि मैं प्रैक्टिस करा रही हूं पर आप तो पढ़ के ही नहीं आए हैं। तो अपना वो प्रिपरेशन जारी रखो, उसमें पूरा टिश्यू वाला पार्ट, पूरा फ्रॉग वाला पार्ट, पूरा कॉकरोच वाला पार्ट क्वेश्चन उसमें मैं दूंगी, ठीक है? तो शुरू करें मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे सपोलो आज का सेशन। वादा कर रहे हो बेटा बढ़िया तरीके से आप ये वाली चीजें रिवाइज करोगे? मेरे को ना एक बात याद आ रही है, मैंने कहीं पे पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली अगर याद ना आए तो मैं अगले दिन बताऊंगी, पर उसमें ये था कि किसी भी चीज को पाने के लिए या मतलब कहीं कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए एक तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप सिर्फ सपने देखते हो और आपका कोई गोल नहीं है, आप सिर्फ सपने देख रहे हो, तो वो सपने सिर्फ सपने ही होते हैं। और जब आप उन पे काम ही नहीं करोगे, एक्शंस ही नहीं लोगे, तो सपने देखते रहोगे और इवेंचुअली आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, है ना? और उससे भी अच्छी एक बात मैंने सुनी कि पढ़ी, मतलब कहीं पे किसी ने बोली थी, मैंने सुनी कि किसी भी चीज को अचीव करने के लिए डेफिनेटली बेटा बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। डिसिप्लिन होता है, कंसिस्टेंसी होती है, हार्डवर्क होता है ना? तो बोला किसी भी चीज को शुरू करने के लिए यस एक मोटिवेशन होनी चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन आपको किसी भी चीज को ना शुरू करने में तो हेल्प कर देगा या मतलब उस चीज को इनिशिएट करने में तो हेल्प कर देगा, बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आप उस चीज को फिनिश अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो यस, जर्नी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना बेटा आपके, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी विल हेल्प यू फिनिश योर थिंग्स इन अ वेरी गुड वे एंड विल हेल्प यू अचीव योर रिजल्ट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट कोई जो चीज है ना वो है आपकी कंसिस्टेंसी। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ठीक है? कभी एक दिन मैंने बहुत पढ़ा, कभी एक दिन मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, फिर मैंने बहुत पढ़ा, फिर मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आपका ना जर्नी स्मूथ नहीं रहेगा। बट आप पढ़ते जाओ कंसिस्टेंटली, धीरे 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 इंक्रीज करते जाओ, तो इवेंचुअली सही डायरेक्शन में आप पहुंच जाओगे, ठीक है? यस एवरीवन, चलिए सबसे पहले बेटा आई लव यू ऑल, बेटा आई लव यू ऑल। आप लोगों के इतने प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं। और शुरू करते हैं बेटा। यस एवरीवन, आज का लेक्चर नंबर 13 था शायद या 14 था, 14 लेक्चर था। एंड आज हमें पढ़ना है बेटा कॉकरोच पार्ट 2। एक बारी क्विक रिवीजन करते हैं, समाप्ति एक्सप्रेस चलाते हैं। हमने कॉकरोच का डायग्राम बनाया था, उसे रिवाइज नहीं किया था, तो एक बारी बेटा फटाफट से रिवाइज करते हैं। फ्रॉग का हमने लास्ट क्लास में बेटा आई थिंक हमने पढ़े थे सेंसरी स्ट्रक्चर्स, हमने पढ़े थे बेटा क्या, हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनोमिक में होता है बेटा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर हमने पढ़ा था बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और हमने पढ़ा था बेटा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके पास था क्या, मैंने बोला था ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड इनसाइड द क्रेनियम, दैट इज द ब्रेन बॉक्स, है ना? यस, एंड बेटा द क्या बोलते हैं, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया ना बेटा?
सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। कुछ गलत तो नहीं बोला, ऐसा ही बोला ना। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज बेटा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। Brain is protected inside the brain box, that is cranium beta, and spinal cord is protected inside the vertebral column beta। दोनों हार्ड स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सॉफ्ट स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है। ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू बेटा 4 ब्रेन। उल्टा बोल दिया था क्या? क्या उल्टा बोल दिया था बताओ तो? नहीं उल्टा बोला, ठीक है। एनीवे 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में बेटा पॉन्स नहीं होता है, सेरिबेलम होता है और मेड्यूला होता है। सेरिबेलम होता है और मेड्यूला होता है, ठीक है। हाँ तो 3 पार्ट से तो बोले, करेक्ट बोला ना। बेलम होता है, मेड्यूला होता है, और मेड्यूला फोरामेन मैग्नम नाम की एक ओपनिंग होती है आपके स्कल में, मतलब फ्रॉग के स्कल में। उस ओपनिंग से मेड्यूला पास करता है और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। आपका स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन कनेक्टेड है। हाइंड ब्रेन का जो मेड्यूला है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है। हाँ ये फ्रॉग का ही बोल रही हूँ, ये फ्रॉग का ही रिवीजन करा रही हूँ। फिर बेटा 4 ब्रेन में क्या होते हैं? पेयर्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स और एक अनपेयर्ड डायनसेफेलॉन। और बेटा आपके इसमें क्या होता है? मिड ब्रेन में ऑप्टिक लोब्स होते हैं, और हाइंड ब्रेन में तो मैंने बता ही दिया। इनके पास बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होती हैं क्रेनियल नर्व्स और होती हैं स्पाइनल नर्व्स। जो आपके ब्रेन से निकले वो क्रेनियल नर्व्स, जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से निकले वो स्पाइनल नर्व्स। दोनों हो गए बेटा 10 पेयर, ठीक है। फिर हमने बोला सेंसरी स्ट्रक्चर्स बेटा इनके पास कुछ तो थे पुअरली डेवलप्ड सेल्यूलर एग्रीगेशंस अराउंड नर्व एंडिंग्स, जिनमें इनके टेस्ट बर्ड्स आते हैं टेस्ट के लिए, सेंसरी पैपिले आते हैं बेटा टच के लिए, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम आती है स्मेल के लिए। ये दीज आर जस्ट द सेल्यूलर एग्रीगेशंस अराउंड द नर्व एंडिंग्स, पुअरली डेवलप्ड। वेल डेवलप्ड कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होती है इनकी सिंपल आईज जो विजन के काम में आती है, और एक होती है बेटा इनकी इंटरनल ईयर्स विद द टिम्पैनम जो इनकी हियरिंग एंड बैलेंसिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर हमने पढ़ा था बेटा कि फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो वो पानी में होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। और जो फ्रॉग है फीमेल फ्रॉग वो एक बार में 2500 से 3000 ओवा ले करती है। पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। लार्वा बनता है पहले इनका जो टैडपोल लार्वा होता है, और वो टैडपोल लार्वा बेटा मॉर्फोलॉजी में उसके शक्ल सूरत में एकदम बदलाव होता है और इवेंचुअली वो एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होता है। मैंने इंपॉर्टेंस टू मैनकाइंड भी आपको बताया था, टांगे इसकी खाई जाती हैं बेटा, ये इंसेक्ट्स को खाता है तो आपके क्रॉप को भी बचाता है और आपके फूड चेन का भी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मैंने फ्रॉग की इंपॉर्टेंस बताई थी। फिर हम पढ़ना स्टार्ट किए बेटा कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच बिलोंग्स टू द किंगडम एनिमेलिया। इट बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। आर्थ्रोपोडा टर्म किसके लिए स्टैंड करता है ना, और क्यों इसे आर्थ्रो में बोलते हैं आज हम इसे समझेंगे भी। इट बिलोंग्स टू क्लास इंसेक्टा एंड जीनस और स्पीशीज जो हमें पढ़नी है, जिस कॉकरोच के बारे में हमें पढ़ना था दैट इज पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, 3453 mm लॉन्ग। मैंने बोला था ना ये 3453 करके आप याद रखना, 34 से 53 mm लॉन्ग। ये पेरीप्लैनेटा की मैंने बताई थी। वैसे तो बेटा 0.6 से 7.6 सेंटीमीटर आपने पढ़ा है नॉर्मल कॉकरोचेस जो ब्राइट ऑरेंज येलो कलर के भी होते हैं अदर रीजन्स में, बट ये थोड़ा ब्लैकिश ब्राउनिश कलर का होता है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। यस एवरीवन, राइट राइट। और फिर हमने बोला कि यार कॉकरोच की एक जनरल प्रॉपर्टी बताओ मैम क्या होती है। रातों में निकलते हैं आपके घर को, नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, रात में एक्टिव, दिन में एक्टिव नहीं होते। जो दिन में एक्टिव होते हैं ना बेटा जैसे हम हैं, हम अपने आप को बोलते हैं डायर्नल एनिमल्स। हम क्या है? डायर्नल। हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। पता है बेटा तुम्हें एक बात बताऊं, इसका भी रिलेशन क्या तुम्हें पता है थोड़ा बहुत? हमें डायर्नल बोलते हैं और हम क्यों दिन में ज्यादा एक्टिव होते हैं और नेचुरली हमें रात में नींद आनी चाहिए। वो हम बेटा अपना बायोलॉजिकल क्लॉक बिगाड़ देते हैं, हम अपना स्लीप साइकिल बिगाड़ देते हैं, वो अलग बात है। बट हमें नेचुरली क्यों ऐसे नींद आती है रात में और हमें दिन में हम यूजुअली एक्टिव होते हैं। फिर कई महान हमारे बेटा सपोले आते हैं जिनको ऑल टाइम नींद आती है, ठीक है, वो अलग केसेस है बेटा, वो एक्सेप्शंस है। लेकिन हम डायर्नल, हमारा एक बायोलॉजिकल मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है, पीनियल ग्लैंड होता है, वो कंट्रोल करता है, जो आगे हम केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। खैर ये होता है नॉक्टर्नल, रातों में एक्टिव, ये सब कुछ खाता है, होता है ओमनीवोरस, ये तेज दौड़ता है। कॉकरोच आपके पीछे, आप कॉकरोच के पीछे, टू मच फन। ये होता है कर्सोरियल एनिमल, ठीक है। और बेटा
इसके बारे में कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, इसकी बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फलाना डिमकाना, ठीक है। यस एवरीवन। अच्छा सुनो, हमने पिछले दिन कॉकरोच का एक डायग्राम बनाया था, आप वो डायग्राम देखो और मैं एनसीईआरटी से आपको वो डायग्राम एक बार बता देती हूँ। मैं एनसीईआरटी से आपको पहले कॉकरोच का एक डायग्राम दिखाती हूँ, ठीक है। देखो ये एक इंसेक्ट है, अभी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कॉकरोच की बॉडी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। फ्रॉग की बॉडी को अपन ने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2 पार्ट्स में, हेड एंड ट्रंक। उनका कोई थोरैक्स वोरैक्स नहीं होता, थोरैक्स एब्डोमेन को एक साथ मिला के उनका ट्रंक बन जाता है पूरा। लेकिन ये इंसेक्टा है, इनकी क्लास जो है वो इंसेक्टा है। फाइलम क्या बोला है तुमने, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो वर्ड कहां से आता है मैम, ये सब लिखवाऊंगी, अभी मत लिखना बेटा, ये मैं नेक्स्ट पेज में अभी लिखवाऊंगी। आर्थ्रोपोडा वर्ड यूज कर रहे हो ना यार, बोर्ड देख रहे हो बेटा कितना ग्लिच कर रहा है, गुस्सा आती है मेरे को। आर्थ्रोपोडा बेटा, ये आर्थ्रो और पोडा, आर्थ्रोज, आर्थ्रोज वर्ड आता है जॉइंटेड। बेटा आप देखो कितना रिलेट कर सकते हो इसे, जब घुटने में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है, बोलते हैं ना, तुमने ये सुना है ना आर्थराइटिस, आर्थरो, वहां पे भी आर्थरो वर्ड यूज करते हैं। आर्थरो का हमेशा मतलब होता है जॉइंटेड, आर्थरो का मतलब होता है जॉइंटेड, तभी जॉइंट्स में प्रॉब्लम, तो आर्थ्रोपोडा, ठीक है। तो जॉइंट में भी आर्थ्रोपोडा नहीं, जॉइंट में भी आर्थराइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। यहां पे आर्थ्रो वर्ड का मतलब है मैम जॉइंटेड, पौडा का मतलब है अपेंडेज। तो ऐसे लगता है जॉइंटेड, टुकड़े 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 जुड़े हुए हैं। इनके लेग्स को देखो, छोटे 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 टुकड़ों से जुड़ के बना हुआ है, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस है ना। अपेंडेजेस जो इनके होते हैं वो टुकड़े 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 मिल के बना के एक पूरा अपेंडेज। अपेंडेज जैसे मेरा हाथ भी मेरा अपेंडेज ही है बेटा, तुम्हारी टांगे तुम्हारा अपेंडेज ही है, जो बॉडी से निकले हुए स्ट्रक्चर्स है ना। ये तो चलो आर्थ्रोपोडा का मतलब हो गया। फिर आर्थ्रोपोडा में भी इंसेक्टा में आते हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर बहुत सारी क्लासेस हैं, उसमें से एक क्लास है इंसेक्टा क्लास। इंसेक्टा तुम उन्हें बोलते हो जिनकी बॉडी को तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो बेटा, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। तो इनकी बॉडी को भी तुम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। मैं अभी दिखाऊंगी तुम्हें, और ये वाला डायग्राम ना अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी, आपने बना के रखा है ना, आप उसको बना के रखो, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी आपको इस डायग्राम में जो चीजें, पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए पहले मुझे थोड़ी तुम्हें थ्योरी बतानी पड़ेगी। अच्छा इनका इतना बचे रहने का क्या कारण है भाई, प्रलय आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी बर्बादी आ जाए, कैलेमिटी आ जाए, कैटास्ट्रोफिज्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर आर्थ्रोपोड्स जो हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं भाई। इंसेक्ट जो है हर कंडीशन में तुम्हें मिलेंगे, तपती जलती धूप में मिलेंगे, गर्मी में, ठंडी में, बारिश में, ये हमेशा तुम्हें मिलते हैं। क्यों भाई, इनकी जो बॉडी होती है, एक तो ये भाई हर जगह में सरवाइव कर सकते हैं। हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन, काइटिन की एक्सोस्केलेटन होती है, एक्सो मतलब आउटसाइड, आउटसाइड द बॉडी देयर इज अ हार्ड कवरिंग। कभी कॉकरोच को पकड़ के देखा है, कभी कॉकरोच को पकड़ के देखा है बेटा, कभी पकड़ के देखना, ईव मत करना, ठीक है, पकड़ के देखना कभी, बिल्कुल ऐसा लगता है ऐसे ऐसे करके ऐसे कर दोगे ना तो टूट जाएगी, टूट जाएगी, ऐसा करके ऐसे करोगे ना तो एकदम उसके ऊपर का जो ब्राउन कलर का कवर है ना बिल्कुल हार्ड होता है, से कड़क कड़क सा, वो हार्ड काइटिन की बनी हुई है। काइटिन एक सब्सटेंस है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगी, किसकी बनी हुई होती है मैं तुम्हें बताऊंगी बायोमोलिक्यूल्स में। तो काइटिन की कवरिंग होती है जो उसको इतने टफ कंडीशन में भी सरवाइव करने में हेल्प करती है। तो फिलहाल ना मैं तुम्हें यहीं से शुरू करती हूँ। तुम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे थे ना, तुमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे थे ना, वहीं पे कंटिन्यू करो, वहीं पे कंटिन्यू करो, ठीक है। एक तो ना पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना के बारे में एक और बात बताई हुई है कि फीमेल जो कॉकरोच, वैसे तो मेल और फीमेल को तुम डिस्टिंग्विश कर सकते हो, तो उसकी डिस्टिंग्विशिंग फीचर मैं लास्ट में तुम्हें बताऊंगी। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे थे ना, हाँ, ये 6वीं करोगे तो फिर बेटा बायोलॉजी और साइंस क्या ही पढ़ोगे, आगे तो मेडिकल कॉलेज में क्या क्या करोगे तुम इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो हम यहां पे लिखते हैं कॉकरोच बिलोंग्स टू, बेटा अब लिखना स्टार्ट करो, कॉकरोच बिलोंग्स टू, अब लिखना स्टार्ट करो बेटा, बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोड, कॉकरोच बिलोंग्स टू बेटा आर्थ्रोपोड। और मैम ने अभी अभी बताया मैम आर्थ्रोपोडा का क्या मतलब है, आर्थ्रो का मतलब होता है बेटा जी जॉइंट या जॉइंटेड, पोड का मतलब होता है अपेंडेजेस। Of course, ma'am, they have jointed appendages, so they belong to phylum Arthropoda. फिर मैं कह रही हूँ मैम their body, अगर आप इसकी बॉडी को ध्यान से देखें मैम, बॉडी is divisible into
बॉडी इज डिविजिबल इनटू बेटा 3 पार्ट्स। ठीक है, बहुत बहुत इजी टॉपिक आ गया, अभी पढ़ोगे, बहुत मजेदार है। मॉर्फोलॉजी लिखना स्टार्ट किया था क्या? ठीक है कोई बात नहीं, मॉर्फोलॉजी में लिख लो, मैंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। अब मॉर्फोलॉजी में लिख लो, अरे कोई बात नहीं, जगह नहीं है, कोई बात नहीं। हाय, एक बार मैंने पीछे मुड़ के क्या नहीं देखा, मॉर्फोलॉजी में लिख लो, कोई बात नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, माफ कर दो भाई, कान पकड़ लिए मैंने, कान पकड़ लिए भाई, कान पकड़ लिए। इतना नहीं बेटा गुस्सा, इतना गुस्सा कैसे कर रहा है बेटा? हाँ, पीछे मुड़ के एक बार देखना, पीछे देखो, पीछे देखना, मैं भूल गई बेटा। ठीक है, देख लेना चाहिए था भाई, कोई बात नहीं, मॉर्फोलॉजी में लिख ले यार, कोई नहीं, मॉर्फोलॉजी है वैसे देखा जाए तो, कि बॉडी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया और ये वो। ठीक है, चलो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया बेटा जी, हेड, हाँ, थोरैक्स एंड बेटा एब्डोमेन। बेटा क्लास में याद करना है, हर दिन का टारगेट लेके आना है कि मेरे को क्लास में मैम के साथ याद करना है बेटा, उस अटेंशन से पढ़ो क्लास में। ठीक है, बेटा उस अटेंशन से क्लास में पढ़ो कि क्लास में ना, बिल्कुल क्लास का लर्न हो जाए। ठीक है, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। फिर मैंने बोला कि मैम दे हैव अ वेरी हार्ड, बहुत हार्ड कवरिंग होती है, वेरी हार्ड। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके एक्सोस्केलेटन। बेटा देखो, इसकी मॉर्फोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं और इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से तो सच में बहुत, तुम्हें अभी मैं पीवाईक्यू कराऊंगी, तुम देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम से लगातार क्वेश्चंस आए हैं, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हार्ड काइटिनस का मतलब ऐसी चीज जो काइटिन की बनी हो, एक्सोस्केलेटन। काइटिनस मतलब मेड ऑफ काइटिन, मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो समझो, their segments are called metameric segmentation, मेटामेरिक सेगमेंट्स और मेटामियर। एंड ईच सेगमेंट्स, पहले लिखो फिर मैं डायग्राम से समझाऊंगी। ईच सेगमेंट्स कवर इज नोन एज स्क्लेराइट। दूसरे कलर से लिखते हैं, ईच सेगमेंट्स कवर इज नोन एज स्क्लेराइट। बेटा इसे नोट करो, मैं राइट साइड में इसका डायग्राम बना के आपको समझाती हूं। ठीक है, यस। सुनो, जब हम बेटा बोलते हैं ना कॉकरोच को, तो कॉकरोच के बारे में हम कह रहे हैं कि भाई इसके जो सेगमेंट्स हैं इन्हें मेटामेरिक सेगमेंट्स बोलते हैं या मेटामियर्स बोलते हैं। बेटा मैं आपने क्योंकि एनिमल किंगडम अभी नहीं पढ़ा है, अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ चुके होते तो शायद ये आपको ऑलरेडी पता होता, बट जब मैं आपको एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी तो ये एक पॉइंट है जो बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप पूरे एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम्स पढ़ेंगे, फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केहेलमिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, जितने भी मैंने फाइलम्स बोले हैं इसमें से 3 फाइलम्स होते हैं जिनमें बोलते हैं कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखती है। क्या दिखती है? मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखती है। ठीक है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है बेटा?
वो तो आपको उसी चैप्टर में मैं आपको समझाऊंगी कि मेटामियर क्यों बोला, उसकी एक डेफिनेशन होती है, सीरियल रेपिटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। आपको अभी नहीं जरूरत है कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, उसकी अभी आपको जरूरत नहीं है। बट 3 इकलौते ऐसे फाइलम्स है, एक्सक्लूसिव ऐसे फाइलम्स में जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखती है। एक होता है एनालिडा जिसमें अर्थवर्म आता है, एक आर्थ्रोपोडा जिसमें कॉकरोच आता है, और एक होती है फाइलम कॉर्डेटा। ये बात यहीं पे बेटा गांठ बांध लो दैट देयर आर 3 फाइलम्स व्हिच शोज मेटामेरिक सेगमेंटेशन। आपको जरूरी नहीं है बॉडी बाहर से ऐसे कटी 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 सेगमेंट्स दिख रही हो, जरूरी थोड़ी है। अर्थवर्म में दिखती है, अर्थवर्म में बॉडी ऐसे सेगमेंटेड दिखती है बाहर से ही, तो जरूरी नहीं है कि बॉडी बाहर से ही बेटा सेगमेंट्स में डिवाइडेड हो, इंटरनली भी डिवाइड हो सकती है बॉडी, एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी हो सकती है। बट मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको सिर्फ 3 फाइलम्स में दिखता है, जिसमें से एक होता है आर्थ्रोपोडा, और इसीलिए कॉकरोच के केस में भी तुम बोलते हो मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखती है। क्या दिखती है बेटा? मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखती है। अब सुनो बेटा मेरी बात, अरे भाई सुनो तो यार, पहले मैंने ये पढ़ाया है तुम्हें, लास्ट वर्ड का मतलब मैंने तुम्हें समझाया है अभी। लास्ट वर्ड क्या है यार? स्क्लेराइट लिखा हुआ है। मतलब तुम यार स्पैम करोगे ना, अगर नए सारे बच्चे जो आए हैं लास्ट वर्ड एक बच्चा लिखता है तो भेड़ जैसे बन जाते हो, भेड़ चाल में चलते हो। मैंने समझाया तुम्हें इसका मतलब, मैंने बताया तुम्हें इसका मतलब, बताया है तो क्यों लिख रहे हो तुम लोग? पढ़ने नहीं आते हैं, भेड़ चाल में चलने आते हैं, और इसीलिए भेड़ चाल में चलने वाले बच्चों का सिलेक्शन जो होता है ना बेटा मुश्किल होता है। अरे अटेंशन से बच्चा पढ़ेगा नहीं, सिर्फ ये देखेगा कि दूसरे ने क्या कमेंट किया है और उसकी कमेंट्स को कॉपी पेस्ट करेगा। कैसे सिलेक्शन होगा? कैसे सिलेक्शन होगा ऐसे? अब मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होती है ये उस चैप्टर की बात है, बट मैंने यहां पे लिखा है देयर सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामेरिक सेगमेंट्स और मेटामियर्स। हर एक सेगमेंट को क्या बोलते हैं? अब इसको बेटा डायग्रामेटिकली थोड़ा समझेंगे तो मैं नेक्स्ट पेज में लेके जाती हूँ, ठीक है? मैं नेक्स्ट पेज में इसे लेके जाती हूँ। क्या आप लोगों ने लिख लिया है? तो मैं नेक्स्ट पेज में इसे समझाऊं, यहां पे नहीं समझाऊंगी बेटा, नेक्स्ट पेज में समझाऊं। यस सुनो, अब सुनो बेटा, मैंने नेक्स्ट पेज में थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसे समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि तुम्हें थोड़ा सा ना रेफरेंस मिले, ठीक है? ऐसे समझो कि कॉकरोच की बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स है, ऐसे सेगमेंट्स है। अब ऐसे नहीं होते हैं, बट मैं तुम्हें अब ऐसे ही समझा सकती हूँ बेटा, है ना? अरे भाई समझना, ठीक है? ठीक है, देखो बेटा, आप ऐसे समझो कि ये जो एक एक सेगमेंट्स है ना बेटा, ये एक एक सेगमेंट्स है, ये एक एक सेगमेंट्स को आपने बोला मेटामियर। क्या बोला? ये एक सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट्स। कितने सेगमेंट्स होते हैं बेटा? कितने सेगमेंट्स होते हैं ये मैं भी आपको बताती हूँ, क्योंकि एडल्ट कॉकरोच में नंबर ऑफ सेगमेंट्स अलग होते हैं, और निम्फ इनका एक बेटा डेवलपमेंट का एक स्टेज होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, निम्फल स्टेज बोलते हैं। और पहले एग होता है, पहले एग होता है, एग से निम्फ बनता है। निम्फ बेबी कॉकरोच होते हैं, तुमने छोटे छोटे बेबी कॉकरोचेस देखे हैं, और एक बड़े कॉकरोचेस होते हैं। तो बेबी कॉकरोचेस के ना विंग्स नहीं होते, एडल्ट कॉकरोचेस के विंग्स होते हैं, तो वो बेबी कॉकरोचेस को निम्फ बोलते हैं। तो निम्फ जो छोटू कॉकरोच होता है उसके सेगमेंट्स का नंबर अलग होता है, और बड़ा कॉकरोच जो होता है एडल्ट कॉकरोच, उसके नंबर ऑफ सेगमेंट्स अलग होते हैं। बट आपको ऐसे समझना है, ये मैंने एक एक सेगमेंट्स बनाए हुए हैं। हाँ, ड्रॉ बिल्कुल करना है बेटा, ठीक है? तो ये जो मैंने बनाया हुआ है बेटा, दीज आर द सेगमेंट्स। अब मैं कह रही हूं कि मैम ऐसा समझ लेते हैं कि दीज आर द सेगमेंट्स, एंड अगर मैं देखूं तो ये सेगमेंट्स, ईच सेगमेंट इज कॉल्ड एज अ मेटामियर। ईच सेगमेंट इज नोन एज, ईच सेगमेंट इज नोन एज मेटामियर। हर एक सेगमेंट को बेटा हमने क्या बोला? हर एक सेगमेंट को मैंने बोला मेटामियर। और मैंने लास्ट लाइन में उसमें क्या लिखा हुआ था? मैंने कहा था दैट ईच मेटामियर हैज अ कवरिंग, हैज अ हार्ड काइटिनस कवरिंग दैट इज कॉल्ड एज स्क्लेराइट। मैंने क्या बोला था बेटा? हर एक मेटामियर की कवरिंग को बोला जाता है स्क्लेराइट। अब आप इसे कैसे समझोगे, तो मेरे को एक इससे समझने की कोशिश करना, मैं एक ऑब्जेक्ट से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं।
ऐसा समझो कि ये कॉकरोच का एक सेगमेंट है, ऐसा तो नहीं होता बट ऐसे ही समझो कि ये एक सेगमेंट है, फिर इसी के जैसा एक और सेगमेंट होगा, फिर इसी के जैसा एक और सेगमेंट होगा, फिर इसी के जैसा एक और सेगमेंट होगा। तो सेगमेंट्स है ना बेटा काफी सारे, टोटल एडल्ट में कितने होते हैं और उसमें कितने होते हैं ये तो मैं आपको बता रही हूँ, पर ये एक सेगमेंट है, फिर दूसरा सेगमेंट है, फिर तीसरा सेगमेंट है। तो ऐसे समझना है ये सेगमेंट सेगमेंट सेगमेंट, हर एक सेगमेंट को मैंने बोला मेटामियर, क्योंकि मेटामेरिक सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट को मैं क्या बोल रही हूँ, मेटामियर। ईच सेगमेंट इज नोन एज मेटामियर। फिर मैं कह रही हूँ ये जो मेटामियर है ना बेटा, इसके ऊपर काइटिन की कवरिंग है। तो काइटिन की कवरिंग कैसे होती है हर एक मेटामियर के ऊपर? समझो ये कॉकरोच का डॉर्सल साइड है, तो इसको ऊपर भी कवरिंग है हार्ड, ये नीचे भी कवरिंग है हार्ड, और साइड्स में भी कवरिंग है बेटा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? यस एवरीबॉडी, क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये एक मेटामियर है, फिर इसके बाद एक और दूसरा मेटामियर होगा, फिर इसके बाद एक और मेटामियर होगा, फिर इसके बाद एक और मेटामियर होगा। तो हर एक जो मेटामियर है, हर एक जो सेगमेंट है, वो एक बॉक्स की तरह समझो कि उसकी चारों तरफ मैम काइटिन की कवरिंग है। उसके डॉर्सल साइड पे भी काइटिन की कवरिंग है, उसके वेंट्रल साइड पे भी काइटिन की कवरिंग है, और उसके साइड्स, लेटरल साइड्स में भी काइटिन की कवरिंग है। तो ये पूरा जो कंप्लीट काइटिन की कवरिंग है ना, उसे स्क्लेराइट बोलते हैं। ये पूरा जो काइटिन से आपने इसको रैप कर दिया ना बेटा, डॉर्सल साइड से, वेंट्रल साइड से, लेटरल साइड से, इन्हें आपने स्क्लेराइट बोला। क्या मेरी बात समझे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ईच सेगमेंट इज नोन एज मेटामियर। फिर मैंने बोला ईच मेटामियर्स हार्ड covering is known as sclerite। अब बेटा एक स्क्लेराइट की बात करो। अब मैं बात कर रही हूं मैम वन स्क्लेराइट। नाउ each sclerite is further having, each sclerite further has what beta? Dorsal, ventral and lateral. Dorsal, ventral and lateral। अब बेटा क्या आप मेरे को, अगर मेरी इतनी बात समझे आप जो मैंने आपको बताया अभी, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक सिंगल स्क्लेराइट को बनाने के लिए, अब समझो इधर, ठीक है, देखो ये एक मेटामियर था, तो मैंने बोला इस मेटामियर को बनाने के लिए ऊपर भी हार्ड कवरिंग है, ये डॉर्सल स्क्लेराइट है, नीचे भी हार्ड कवरिंग है, ये वेंट्रल स्क्लेराइट है, और साइड्स में भी हार्ड कवरिंग है, ये लेटरल स्क्लेराइट है। तो तुम्हें क्या लगता है डॉर्सल साइड से कितना चाहिए होगा? एक। वेंट्रल साइड से कितना चाहिए होगा? एक। लेकिन साइड्स में कितने चाहिए? दो। तो एक सिंगल स्क्लेराइट को बनाने के लिए या एक सिंगल मेटामियर को कवर करने के लिए जो डॉर्सल साइड की स्क्लेराइट होती है, जो डॉर्सल साइड पे कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज बेटा डॉर्सल स्क्लेराइट इज नोन एज, डॉर्सल स्क्लेराइट इज नोन एज टर्गम। टर्गम बोलो या टर्गा बोलो बेटा, सेम थिंग। वेरी गुड बेटा, वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस बेटा। टर्गम या टर्गा, ठीक है। वेंट्रल, यार गर्मी हो रही है भाई। वेंट्रल स्क्लेराइट इज नोन एज, बहुत गर्मी हो रही है यार, बहुत गर्मी हो रही है। Ventral sclerite is known as sternum और sterna, और laterally it is known as pleura। अब बताओ कोई दुखदर्द समस्या? यानी कि मेरे प्यारे प्यारे सपोलो, क्या है मैं कंक्लूजन में ऐसा लिख सकती हूं कि एक स्क्लेराइट को बनाने के लिए मैम एक टर्गम, एक स्टर्नम और दो प्लूरा की आवश्यकता होगी। पहले मुझे बता दो, क्या किसी को भी
इसमें कोई भी बेटा कंफ्यूजन, कोई भी दुख दर्द समस्या की एक अगर नहीं है तो बेटा एक थम्स अप दे दो, अगर नहीं है कोई कंफ्यूजन तो एक थम्स अप दे दो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। यस एवरीवन। नहीं आदित्य बेटा ये वो नहीं है भाई, भूमि बेटा पढ़ाई कर। पक्की बात, बहुत शानदार बहुत शानदार। मतलब टोटल 4 आपको हार्ड कवरिंग की जरूरत पड़ी। कोई दुख दर्द समस्या नहीं ना बेटा? तो डॉर्सल साइड वाली टर्गम, वेंट्रल साइड वाली बेटा स्टर्नम और लेटरल साइड वाली प्लूरा, ये तो बेसिक बेटा एक अंडरस्टैंडिंग हो गई। आपने इस ऑब्जेक्ट की मदद से भी देख लिया कि डॉर्सल पे एक, वेंट्रल पे एक, साइड्स में आपको हमेशा 2 चाहिए होगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैम स्क्लेराइड्स अलग अलग होती हैं, ये स्क्लेराइट अलग, ये स्क्लेराइट अलग, ये स्क्लेराइट अलग, ऐसा नहीं है मैम। ईच स्क्लेराइट इज फर्दर बेटा कनेक्टेड। अगर आप कॉकरोच, आप ना कभी बेटा कॉकरोच मिल जाए ना गलती से, ढूंढ ढूंढ के मारना मत। पुराने अर्जुनास ढूंढ ढूंढ के कॉकरोचेस को मारते थे। अगर आपको बाई चांस कॉकरोच मिल जाए तो आप कभी देखना, अगर आपके पास फोरसेप्स होंगे ना, फोरसेप्स बोलते हैं ना, ऐसा चिमटी जैसा होता है फोरसेप, तो आपके पास कभी फोरसेप होगा ना तो आप उनके सेगमेंट्स को उठा के देखना, सेगमेंट्स को। तो उनके हर एक जो सेगमेंट्स होते हैं ना वो भी अलग अलग नहीं होते कि हवा में अलग अलग है, नहीं, वो सेगमेंट्स भी आपस में कनेक्टेड होते हैं। हर एक स्क्लेराइट भी फर्दर कनेक्टेड होता है बेटा एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से। हर एक स्क्लेराइट भी बेटा फर्दर कनेक्टेड होता है एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन से, जिसे बोला जाता है आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। तो एनसीईआरटी कहती है एक फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन है जो हर एक सेगमेंट को, हर एक स्क्लेराइट को फर्दर कनेक्ट करती है, एंड दैट फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन व्हिच कनेक्ट्स बेटा द स्क्लेराइट्स, those are called as the arthrodial membrane। समझ गए? यस एवरीवन, क्या समझ गए बेटा? यस। अरे छी भी करने वाले क्लास में मत आओ बेटा। बायोलॉजी क्यों पढ़ रहे हो? एमबीबीएस क्यों करनी है? अगर छी करना है तो फिर गलत जगह पे आ गए हो बेटा। हाँ, डर लगता है वो वाली बात मैं टोटली समझ सकती हूँ कि मैम डर लगता है, बट जिसको छी लगता है तो तुम्हें पता भी नहीं है तुम क्या क्या करोगे, पहले ही बता रही हूँ। छी वाले बच्चे कृपया करके दूसरी कक्षा में जाए, ठीक है? नोट डाल के हम लिखेंगे ईच स्क्लेराइट further connected via a flexible arthrodial मेम्ब्रेन। आई डोंट थिंक कि आपको ये सेगमेंट समझने में बेटा कोई भी समस्या आई होगी अगर आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ रहे होंगे। ठीक है शिवपाल बेटा, पढ़ ले, इसलिए समझ नहीं आया। कमेंट इतना लंबा लिखेगा तो पढ़ेगा कब? हाँ मैम लिखना रह गया, ठीक है आप लिख लो, कोई बात नहीं, आप लिख लो कोई बात नहीं, लिख लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सेगमेंट्स मतलब डिवीजन, आयशा बेटा बिल्कुल सही। सेगमेंट्स का मतलब डिवीजन 100% बेटा, सेगमेंट्स मतलब डिवीजन। मैम मेरा फोन कहाँ गया भाई? डन डन हो गया बेटा, पक्की बात? यस हाँ, नोट वाला मैं अभी लगा दे रही हूं ना, पहले आप ये वाला लिख लो, ठीक है? ये लिख लिया है। स्क्लेराइट और काइटिन अलग अलग होते हैं क्या बेटा? काइटिन तो वो सब्सटेंस है जिससे तुम्हारा स्क्लेराइट बना हुआ है। काइटिन तो वो सब्सटेंस है जिससे तुम्हारा स्क्लेराइट बना हुआ है। अगर मैं पूछूं स्क्लेराइट किससे बना है, स्क्लेराइट क्या है? स्क्लेराइट तुम्हारे बेसिकली जैसे फोन के ऊपर फोन का कवर लगाते हो, तो वैसे ही तुम्हारे हर एक मेटामियर जो सेगमेंट्स बोल रहे हो उसके ऊपर जो कवर है उसे तुम स्क्लेराइट बोल रहे हो। फिर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा कवर किस चीज का बना हुआ है, तो तुम बोलोगे प्लास्टिक का बना हुआ है, लोहे का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, सोने का बना हुआ है। तो वैसे ही तुम बोलोगे कि जो स्क्लेराइट्स है वो किसका बना हुआ है? स्क्लेराइट्स बनी हुई है बेटा इस काइटिन की। काइटिन इज द कॉम्पोजिशन। समझ गए?
यस, डन डन डन। अब बेटा हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट्स। अब हम बात करेंगे कॉकरोच के सेगमेंट्स की बेटा, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे कॉकरोच के सेगमेंट्स की, तो ना हम सेगमेंट्स को इस तरीके से लिखते हैं, एक बॉक्स बना के, क्योंकि उसके हेड में कितने सेगमेंट्स है, थोरैक्स में कितने सेगमेंट्स हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। ऐसे कर देते हैं, ठीक है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ये हम लिख रहे हैं निम्फ का क्या सीन है, और मैं निम्फ के बारे में नीचे लिख दूंगी, निम्फ बेबी कॉकरोच होता है। और नंबर 2 हम एडल्ट कॉकरोच की बात कर रहे हैं। हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में, ठीक है, यस। चलो, हेड में 6, 1, 3, 3, 11 और 10, इसमें टोटल कितने हो गए, 20 हो गए ना, और इसमें टोटल कितने हो गए, 14, ठीक है। सुनो, हम कह रहे हैं कि भाई हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स है मैम, वो बेबी कॉकरोच और एडल्ट कॉकरोच में वेरी कर सकता है। निम्फ क्या है मैम, निम्फ है हमारा इस केस में बेबी कॉकरोच। अभी फिलहाल के लिए बेबी कॉकरोच लिख के रखो, मैं एग्जैक्टली समझाऊंगी कि ये क्या होते हैं, क्यों बनते हैं, डेवलपमेंट ऐसे करके होने को क्या कहते हैं, ये मैं आगे समझाऊंगी। ये छोटू छोटू से बेबी कॉकरोचेस है जिनकी बेटा विंग्स नहीं होती है, जिनकी बेटा विंग्स नहीं होती है। तो ये जो बेटा निम्फ है, इसमें मेरे को बस इतना टाइम लगेगा तुम्हारी बकवास को बेटा रोकने में, ठीक है। हेड में होते हैं बेटा निम्फ के 6 सेगमेंट्स, ठीक है, हाँ। निम्फ में, अरे भाई अब हुआ, हाँ, निम्फ के सर पे होते हैं 6 सेगमेंट, एडल्ट में वो सिर्फ होता है बेटा, ये कमेंट्स क्यों नहीं ऑफ हो रहे भाई, ये देखो कितने आए हैं स्पैमिंग करने के लिए, भाई ये पढ़ने नहीं आए हैं भाई, ये देखो बेटा, एक सेकंड रुको, तुम्हारा भी पहले ठिकाना करते हैं, उसके बाद पढ़ाएंगे, वरना मेरा बेचारा 1.0 वाला बच्चा जो स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, वो तो तुम्हारी बेटा बकवासों में उलझ जाएगा। भाई ये चैट्स ऑफ करो, यहाँ से चैट्स ऑफ नहीं हो रहे हैं, रिजॉल्व करो इस इशू को। फालतू के बच्चे आए हैं आधे, जिनका किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, सिर्फ स्पैमिंग करने आए हैं। हाँ, एडल्ट में नंबर ऑफ सेगमेंट्स बेटा हेड में हो जाता है 1। कैसे हो जाता है बेटा, ये निम्फ के जो 6 सेगमेंट्स है बेटा, ये फ्यूज करके बनाते हैं एक सिंगल सेगमेंट। सो 6 सेगमेंट्स फ्यूज टू फॉर्म बेटा 1 सेगमेंट इन केस ऑफ एडल्ट। इसीलिए एडल्ट के बेटा सर में दिख रहा है 8 सेगमेंट और निम्फ के सर में दिख रहा है बेटा 6 सेगमेंट, ठीक है, समझ गए। थोरैक्स में बेटा दोनों के 3-3 है, थोरैक्स में बेटा दोनों के 3 और 3 सेगमेंट दिख रहे हैं, और एब्डोमेन में निम्फ में दिख रहे हैं 11 सेगमेंट, एडल्ट में दिख रहा है बेटा 10 सेगमेंट। मेरी बात समझ में आ गई, यस एवरीबॉडी। तो बेटा नंबर ऑफ सेगमेंट्स वेरी करते हैं एडल्ट्स में और निम्फ में। निम्फ में टोटल होते हैं बेटा 20 सेगमेंट और एडल्ट में होते हैं बेटा टोटल 14 सेगमेंट। कोई दुखदर समस्या तो नहीं? इमोजी को भी डिसेबल करो ना, बस ठीक है यार। ये थम्स अप और थम्स डाउन को अगर रखना है तो उसको कैसे कर सकते हैं? इमोजी से, ठीक है, लेकिन अभी भी चल रहा है ये तो। अच्छा बेटा, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो एक बार मुझे थम्स अप दे दो, बस एक बार ही मुझे थम्स अप दे दो बेटा, ठीक है, एक बार ही मेरे को थम्स अप दे दो, ठीक है, यस, पक्की बात। मैं हेड के बारे में अभी पढ़ाऊंगी भी बेटा, एनसीईआरटी ने हेड के बारे में कहा है कि ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स। थोरैक्स में बेटा सेम है, निम्फ में भी 3, एडल्ट में भी 3, एब्डोमेन में 1 सेगमेंट कम है, एडल्ट में 10 होते हैं, निम्फ में होते हैं बेटा 11, और सर पे बहुत ज्यादा वेरिएशन है, 6 सेगमेंट्स होते हैं निम्फ में, एडल्ट में होते हैं सिर्फ 1, ठीक है बेटा। अब मैं बेटा सिर्फ इमोजी ऑन रखूंगी, थम्स अप थम्स डाउन ही पूछूंगी, ठीक है, चलो बहुत शानदार। तो
तो ये वाले सेगमेंट्स के बारे में भी मैम क्लैरिटी आ गई। बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। अब सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं किसकी, इनके हेड की। हम मॉर्फोलॉजी में ना बेटा 1 by 1, हम मॉर्फोलॉजी में बेटा क्या करेंगे, 1 by 1 सारे पार्ट्स को पढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेड के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे थोरैक्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बेटा एब्डोमेन के बारे में। तो किसी भी पार्ट से रिलेटेड अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है तो हम बेटा उसको उसी पर्टिकुलर टॉपिक में कवर करते हुए चलेंगे। जैसे हेड से रिलेटेड अगर बेटा कोई भी प्रॉपर्टी है कि हेड में माउथ पार्ट्स होते हैं, हेड का शेप कैसा होता है, हेड बॉडी के परपेंडिकुलर होती है कि नहीं होती है, तो वो सारी चीजें बेटा हम हेड वाले पोर्शन में कवर करते हुए चलेंगे। फिर हम थोरैक्स पढ़ेंगे, थोरैक्स में कितने सेगमेंट्स होते हैं, विंग्स कहां से निकलती है, टांगे कहां से निकलती है, तो थोरैक्स में कवर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बेटा इनके हेड रीजन की। सबसे पहले बेटा बात करते हैं इनके हेड रीजन की। जैसे कि मैंने आपको बोला, इट इज अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, और लिटरली बेटा जेन्युइनली बता रही हूं, कॉकरोच को तुम सामने से देखना कभी, सच में इसका सर बिल्कुल ऐसा ही होता है, ट्राइंगुलर होता है। जैसे मैं यहां पे बना के बता रही हूं ना, ऐसा सही बता रही हूं बेटा, बिल्कुल ऐसा होता है। और अगर तुम इसको बॉडी से कंपेयर करोगे ना बेटा, बॉडी के ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, ऐसे बॉडी के ये बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर होता है भाई। ये आप इनकी अगर कॉकरोच की ये बॉडी है ना, ये उसकी खोपड़ी है बेटा, खोपड़ी तो क्या ही बोलूं, ये इसका हेड है। ऐसा लगता है कि इसका जो सर है ना, ये बॉडी से परपेंडिकुलर है। ये इसकी बॉडी है, ये इसका सर है, सर नीचे की तरफ मुंह होता है, मतलब वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी बेटा कॉकरोच की। ठीक है, तो कॉकरोच का सर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है बॉडी से, और ट्राइंगुलर होता है, बिल्कुल ऐसे छोटू सा ट्राइंगुलर। सो इट इज अ ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर, इट इज अ triangular structure formed by the fusion of six segments। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा, हेड इज perpendicular to the body, head is perpendicular to the body, हेड जो है बॉडी के परपेंडिकुलर होता है। एक और पॉइंट्स मैं लिखा रही हूं, वैसे ये नॉट इन एनसीईआरटी है, बट एक वर्ड मैं आपको बोल रही हूं, हेड के लिए ना बेटा एक वर्ड यूज करते हैं कि हेड होता है हाइपोग्नाथस। ये वर्ड एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, मैं पहले लिख दे रही हूं हाइपोग्नाथस, बट इसका जो मतलब है ना वो एनसीईआरटी में एक्सप्लेन्ड है। दिस इज अ लिटिल अतिरिक्त ज्ञान, दिस इज अ लिटिल अतिरिक्त ज्ञान। तो हाइपोग्नाथस क्यों बोला बेटा, हाइपो का मतलब होता है बिलो, ग्नाथो वैसे तो जॉ से आता है, बट यहां पे ना तुम ग्नाथस का मतलब माउथ पार्ट से समझो। वैसे तो जॉ के लिए वर्ड यूज करते हैं, बट यहां पे तुम माउथ पार्ट्स के लिए समझो। हाइपोग्नाथस कंडीशन क्यों बोलते हैं, अगर आप देखोगे इसके जो माउथ पार्ट्स हैं वो हमेशा नीचे की तरफ फेस कर रहे होते हैं, धरती की तरफ, ग्राउंड की तरफ। इसका जो माउथ पार्ट्स होता है ना बेटा, वो हमेशा ग्राउंड की तरफ फेस कर रहा होता है, नीचे की तरफ फेस कर रहा होता है, क्योंकि हेड की डायरेक्शन ही ऐसी है। हेड की डायरेक्शन ही जब ऐसी है तो माउथ पार्ट्स जो होते हैं बेटा वो धरती की तरफ फेस कर रहे होते हैं। इस कंडीशन को बेटा बोलते हैं हाइपोग्नाथस कंडीशन। बट ये अतिरिक्त ज्ञान है, चाहो तो याद रखो, चाहो तो भूल जाओ, कोई दुख दर्द समस्या नहीं है बेटा। ठीक है, माउथ पार्ट्स फेसिंग ग्राउंड। ठीक है जी, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। और मैम हेड की क्या क्या प्रॉपर्टी है, और हेड की क्या क्या प्रॉपर्टी है बेटा, हेड में और क्या क्या होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब मैंने माउथ पार्ट्स की बात की है तो सबसे पहले मैं माउथ पार्ट्स की बात करती हूं। हेड हैज दी, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एक बात बताने वाली हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, नेक्स्ट ईयर नीट में भी क्या पता बेटा आ जाए, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। इसका क्या अर्थ है मैम,
बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स का मैम क्या मतलब है? पहले तो इसे स्टार मार्क करो बेटा, और फिर मैं इस माउथ पार्ट्स को भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि इसका मतलब क्या है, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। पहले बेटा यहां तक डन कर लो, कमेंट्स में ऑन कर रही हूं ताकि मैं तुमसे भी पूछ पाऊं। बेटा पहले मुझे बताओ यहां तक के पॉइंट्स में कोई भी दिक्कत? बेटा कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। फिर मैं आपको बताती हूं इसके माउथ पार्ट्स को बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स क्यों बोलते हैं। मच्छर भी तुमने देखा है और तुमने शायद कॉकरोच को भी कभी ऑब्जर्व किया हो, कोई दुखदार समस्या नहीं है ना। जब मच्छर काटता है बेटा तो बोलते तो है कि मच्छर काट रहा है, बट एक्चुअल में मच्छर काटता नहीं है। मच्छर तुम्हें ऐसे चुभोता, ऐसे लगता है सुई सी चुभ गई है। तो मच्छर जब काटता है तो मच्छर एक्चुअल में ऐसे ऐसे करके काटता नहीं है, काट ही नहीं सकता ऐसे। वो क्या करता है, पियर्स, पियर्स का मतलब होता है छेद करना। एंड सक, सक क्या करता है बेटा, तुम्हारा खून, खून चूस रहा है मच्छर, ऐसे बोलते नहीं है। तो मच्छर के माउथ पार्ट्स को बोलते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। वो पियर्स करता है और सक करता है। पियर्सिंग, वो भी एक इंसेक्ट है, कॉकरोच भी एक इंसेक्ट है, बट कॉकरोच ऐसे पियर्स और सक नहीं करता है। कॉकरोच कोई भी सामान होता है ना, फूड पार्टिकल्स होते हैं, इसके माउथ पार्ट्स ऐसे बने होते हैं कि वो फूड पार्टिकल्स को ऐसे ऐसे छोटे छोटे में बेटा तोड़ सकता है। बाइट करता है ये, बाइट, और च्यू करता है, जैसे हम कर रहे हैं ना च्यू। तो इसीलिए इसके माउथ पार्ट्स को बोला जाता है बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स। इसके बारे में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझदारी है। बाइटिंग का मतलब बेटा आप लिखोगे थोड़ी कटिंग, कटिंग ऑब्वियसली कट कर रहा है। अभी मैं आपको लिखाऊंगी कि कौन सा स्पेसिफिक इसका माउथ पार्ट होता है जो कटिंग में हेल्प करता है, जो कटिंग में हेल्प करता है, ठीक है ना। और बेटा इसके माउथ पार्ट्स के डायग्राम भी देख के जाने हैं, क्योंकि आजकल नीट में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसके माउथ पार्ट्स के सारे नाम बताती हूं बेटा, वन बाई वन। हम इसके सारे माउथ पार्ट्स के नाम लिखेंगे बेटा वन बाई वन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन बेटा, ध्यान से सुनिए। जब मैं इसके माउथ पार्ट्स को बोलती हूँ, सबसे पहले तो बेटा लिख देते हैं लेब्रम। सोचोगे मैम कॉकरोच के भी बताओ मैम, अपर लिप क्या है, लोअर लिप क्या है, पढ़ना पड़ रहा है, बट बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ही यार। लेबियम, लेब्रम, लेबियम, हाइपोफैरिंक्स। ज्यादा कुछ बेटा इनके बारे में ज्ञान नहीं लिखनी है, ज्यादा कुछ इनके बारे में ज्ञान नहीं लिखना है, थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। हाइपोफैरिंक्स, मैक्सिले, एंड नंबर 5 मैंडिबल्स। जिसके बारे में जो लिखवा रही हूं बेटा बस उतना ही याद रखना है आपने, ठीक है। पहले तो ये लिखो इसमें से कौन कौन से सिंगल होते हैं। ये 1 इन नंबर, ये 1 इन नंबर, ये 1 इन नंबर, ये बेटा पेयर्ड होते हैं यानी कि 2 इन नंबर, ये भी 2 इन नंबर होते हैं। लेब्रम के बारे में लिखा हुआ है कि लेब्रम इज कॉल्ड एज द अपर लिप ऑफ कॉकरोच। लेबियम के बारे में लिखा हुआ है कि दिस इज द लोअर लिप ऑफ कॉकरोच। हाइपोफैरिंक्स के बारे में लिखा हुआ है कि दिस इज द टंग ऑफ द कॉकरोच। मैक्सिले के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। मैंडिबल्स बेटा स्टार मार्क करना है। इट हैज incision region inside to cut the food particles। पहले बेटा यहां तक लिखो, फिर मैं थोड़ा एनसीईआरटी का ये डायग्राम आपको दिखाती हूं, ठीक है। पहले यहां तक लिखो बेटा, कोई दुखदार समस्या? जल्दी जल्दी जल्दी, डन 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 डन। मैम इतने तो हमारे नहीं है, बट बेटा पढ़ना पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हें इसके माउथ पार्ट्स को बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, पर एनसीईआरटी से जरूर देखो, ठीक है। एनसीईआरटी से जरूर देखो। मैं इसे बनवाऊंगी नहीं क्योंकि बनाने की जरूरत नहीं है, बट बेटा एनसीईआरटी से जरूर देखो। वैसे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट तुम बेटा बहुत टाइम लोगे, और टाइम लगा के फिर तुम उसका कोई मतलब नहीं है। ये मैं डायग्राम अभी तुम्हें एनसीईआरटी वाला दिखाती हूँ, एनसीईआरटी के डायग्राम से ही बेटा तुम्हारा मामला क्लियर हो जाएगा। आप गलतियां कहां करते हो पहले ये सुनो। आप गलती करते हो, आप चाहे जितनी बार भी पढ़ लो, आप अपर लिप लोअर लिप में हमेशा गलती करते हो। लेब्रम लेबियम एक जैसा ही साउंड करता है, तो आपसे गलती होती है। बहुत आसान सी चीज है, फिर भी आपसे गलती होती है बेटा। लेब्रम
और लेबियम, पता नहीं मेरे को तो याद हो जाता है बेटा, मेरे पास ना ट्रिक नहीं है, मैं ऐसी कोई बेटा हर चीज के लिए ट्रिक नहीं बनाती, फिर बेटा ट्रिक को याद करने के लिए ट्रिक बनाते रह जाओगे, इतनी ट्रिक्स बनाओगे तो लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, ऐसे बोला करो, ठीक है। तो लेब्रम भी सिंगल होती है, लेबियम भी सिंगल होती है, अपर लिप भी इनकी सिंगल होती है, लोअर लिप भी इनकी सिंगल होती है। जैसे हमारे पास टंग है वैसे ही इनके पास भी एक टंग होता है, जिसे हाइपोफैरिंग्स बोलते हैं। हाइपोफैरिंग्स एक्ट लाइक द टंग। पेयर्ड स्ट्रक्चर्स इनके पास कौन से होते हैं बेटा? मैक्सिले एंड होते हैं मैंडिबल्स। मैंडिबल्स के बारे में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। अगर आप मैंडिबल का स्ट्रक्चर देखोगे ना, मैं अभी बनवाऊंगी आपको, बनवाऊंगी नहीं, एनसीईआरटी से दिखाऊंगी। मैंडिबल का स्ट्रक्चर ना ऐसा होता है बेटा, ऐसा, ये एक साइड की मैंडिबल है और ये दूसरे साइड की मैंडिबल है। मैंडिबल्स ऐसे दिखते हैं। बनवा दूं क्या आप कह रहे हो? तो चलो, एक बच्चा कह रहे हैं मैं बनवा दो, तो मैं बनवा देती हूं, पर एनसीईआरटी से भी जरूर देखना बेटा। मैं तो बनवा दे रही हूं, बट फिर भी एनसीईआरटी से जरूर देखना, ठीक है। मैं बनवा दे रही हूं आप कह रहे हो, लेकिन एनसीईआरटी से जरूर देखना, क्योंकि मैं फिर बनाऊंगी और एग्जैक्ट एनसीईआरटी वाला आपको पता होना चाहिए। ये बेटा क्या दिख रहा है? ये अपर लिप होती है ऐसे, दिस इज द अपर लिप, दिस इज द अपर लिप। अच्छा, पहले मैं इस पे आ जा रही हूं, ठीक है। चलो मैं बनवा दे रही हूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैंने क्योंकि मैंडिबल्स दिखाए थे, तो आप सबसे पहले मैंडिबल्स पे फोकस करो बेटा, ठीक है। ये है मैंडिबल, और मैंडिबल का अंदर का रीजन देख रहे हो, धारीदार रीजन देख रहे हो, इसे बोलते हैं इंसिजन रीजन। इंसिजन का मतलब होता है जैसे ऐसा लग रहा है कट लग जाएगा अभी इससे, ऐसा लग रहा है इससे बेटा कट लग जाएगा, इससे किसी को चोट लग जाएगी। अगर ऐसे 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 मूव करेगा तो इससे बेटा चोट लग जाएगी। तुम्हें देख के बेटा देख के समझ में आ रहा है कि जब तुम इसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो ऐसा लग रहा है कि ये अगर ऐसे ऐसे मूव करे तो ये किसी को चॉप कर देगा, कट कर देगा। वैसे ही बेटा ये इंसिजन रीजन कहलाता है। मैंडिबल्स को देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इसके अंदर वाला जो रीजन होता है, इसमें इंसिजन, कट लगाने वाला रीजन होता है, और ये एक्चुअल में भी बेटा मूव भी ऐसे ऐसे करता है जिससे फूड पार्टिकल्स को तुम चॉप कर सकते हो। कोई दुखदर समस्या बेटा? ये ग्राइंडिंग रीजन, इंसिजन रीजन एक्चुअल में ग्राइंडिंग रीजन भी कहलाता है, ग्राइंडिंग। कोई दुखदर समस्या तो नहीं? अपर लिप बेटा ऐसे ही बनाया हुआ है, दिस इज द सिंपल अपर लिप, दिस इज द सिंपल अपर लिप, ठीक है। हाइपोफैरिंग्स को इन्होंने, मैं लेबियम बनाने के लिए ना थोड़ी सी जगह लेती हूं, ये यहां पे बनाती हूं, ये वाला डायग्राम है। लेबियम को इन्होंने बेटा कैसे बनाया हुआ है ना, लेबियम को इन्होंने, अब मैं एनसीईआरटी का एग्जैक्ट डायग्राम तो बेटा क्या ही छापूंगी, थोड़ा सा मैं तुम्हें बना के बताती हूं कि तुम आइडेंटिफाई कर पाओ कि दिखाया कैसे हुआ है। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर दिखाया है तो सिंगल ही ना। फिर मैं तुम्हें एनसीईआरटी का डायग्राम भी दिखा दूंगी बेटा, ताकि तुम्हें ना कोई कंफ्यूजन ना हो। ये मैक्सिलरी पैल्प्स होते हैं, ठीक है। अभी मैं तुम्हें दिखाती हूं। टंग होती है, एनसीईआरटी ने ऐसी बनाई हुई है, दिस इज द हाइपोफैरिंग्स, दिस इज द टंग। ये होती है मैक्सिलरी पैल्प्स। आपको बनाना था तो आप बिल्कुल बनाइए, बट एनसीईआरटी वाला डायग्राम जरूर बेटा एक बार ही देखना है, ठीक है। मैक्सिलरी पैल्प्स। अरे अरे अरे, लेबियम की जगह मैंने ये बना दिया, अरे भाई सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, मैक्सिला में ये बनाना था, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बेटा मैक्सिला में वो बनाना था, मैंने मैंडिबल्स सॉरी मैंने लेबियम में बना दिया है। वो डायग्राम मैक्सिला में बनना था ना, मैक्सिलरी पैल्प्स है। लोअर लिप तो इन्होंने, हाँ डायग्राम ऐसा ही दिखाया हुआ है, मैंने मैक्सिलरी पैल्प्स जो है वो गलत लेबल कर दिया है ना। डायग्राम बेटा कुछ वैसा ही दिखाया हुआ है जैसे मैंने बनाया था, एक बारी मुझे बताओ। यस, बस वो मैक्सिलरी पैल्प्स नहीं दिखाई हुई है, हाँ या ना? बना लिया ना, बस मैक्सिलरी पैल्प्स को हटा दो। डायग्राम सेम बनाया हुआ है। ओ माय गॉड, फलक कह रही है डायग्राम वही बनाया हुआ है, बस मैक्सिलरी पैल्प्स नहीं दिखाई हुई है भाई। डायग्राम वही बनाया हुआ है, वही बनाया हुआ है, वही बनाया हुआ है। कहां गया? ये रहा ना लेबियम, डायग्राम वही है, वही है, वही है, वही है, वही है भाई।
बस इसमें जो ये लेबलिंग की है ना बेटा, ये मैक्सिलरी पैल्प्स की लेबलिंग नहीं करना, बाकी सब सेम है। मैक्सिलरी पैल्प्स की लेबलिंग मत करना, बाकी डायग्राम सेम है, आपको मिटाने की जरूरत नहीं अगर आपने बना लिया है, ठीक है। मैंने तो बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सेम है सेम है सेम है सेम है यार। चलो अब ये बनाते हैं मैक्सिले, ठीक है ना, कोई दुखद समस्या तो नहीं, मैंने बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब मैक्सिलरी पैल्प्स बेटा पेयर में दिखाया हुआ है, अब ये हो गया बेटा, क्योंकि मैक्सिले दो होते हैं, ये है मैक्सिलरी पैल्प्स बेटा, दीज आर द मैक्सिलरी पैल्प्स। ठीक है, इसे बना लो बेटा, फिर मैं आपको एनसीईआरटी से दिखाती हूं, ठीक है। लेब्रम तो बेटा नॉर्मल सा अपर लिप जैसा दिख रहा है, उसमें से कोई आपको ऐसी एक्सटेंशन नहीं नजर आएगी, आप नॉर्मल से ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैम ये अपर लिप है। आपको नॉर्मल लेब्रम की तो कभी भी आइडेंटिफिकेशन गलत होगी नहीं, क्योंकि नॉर्मल सा बेटा एक अपर लिप बनाया हुआ है, उससे लंबे लंबे ऐसे स्ट्रक्चर्स, कोई स्ट्रक्चर, कोई अपेंडेज बेटा, कोई एक्सटेंशन उससे नहीं निकली हुई होगी। टंग को भी बेटा बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, टंग में ऐसे आपको लोब्स नजर आ रहे हैं ना बेटा, तो टंग इसकी बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाती है। मैंडिबल्स बहुत आसानी से बेटा आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, कि मैंडिबल्स के अंदर बेटा अंदर की तरफ ग्राइंडिंग रीजन होती है, इंसिजन रीजन होती है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आता है बेटा दो स्ट्रक्चर, एक आइडेंटिफाई करना बेटा लोअर लिप, लेबियम जो होता है वो सिंगल होता है, और एक होता है बेटा मैक्सिले जो कि पेयर्ड होता है। तो बेटा लेबियम हो चाहे मैक्सिले हो, दोनों स्ट्रक्चर्स में से आपको एक्सटेंशंस निकलते हुए बाहर की तरफ से दिख रही है, और ये सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। माउथ पार्ट्स में भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो चीजों को सेंस कर सकते हैं, आगे किस चीज को सेंस कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। बट बेटा अगर आप मैक्सिले बना रहे हो तो आप पेयर्ड बनाओगे, एक अलग दूसरी अलग, और पतले पतले स्ट्रक्चर्स है। अगर आप क्या बोलते हैं लोअर लिप बना रहे हो तो वो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, सिंगल स्ट्रक्चर है, और उस सिंगल स्ट्रक्चर से आप ऐसे एक्सटेंशंस निकाल रहे हो। हाँ या ना जल्दी बताओ, यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी। क्या आइडेंटिफाई करना बेटा मुश्किल तो नहीं होगा? आप अपर लिप को, हाइपोफैरिंग्स को और मैंडिबल्स को तो वैसे भी बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। टंग की शेप तो पूरी पता चल रही है कि टंग की शेप है, मैंडिबल्स की शेप पूरी पता चल रही है कि बेटा वो मैंडिबल की शेप है। अपर लिप में से कोई एक्सटेंशन नहीं निकला हुआ, सिर्फ ये जो पैल्प्स होते हैं, पैल्प्स आर बेटा सेंसरी स्ट्रक्चर्स, ये भी एक्चुअल में ना पैल्प्स है बेटा, इन्हें बोला जाता है लेबियल पैल्प्स। ये एनसीईआरटी में शायद मेंशन नहीं है। पैल्प्स कोई भी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा जो आपको सेंसरी दिख रहे होते हैं, दीज आर द सेंसरी स्ट्रक्चर्स, दीज आर द सेंसरी स्ट्रक्चर्स, दीज आर द सेंसरी स्ट्रक्चर्स। ऑफ कोर्स ही बात है बेटा, जो पेयर्ड में होगा वो आपको दो अलग अलग दिख रहा है, जो सिंगल होगा बेटा वो बड़ा सा दिख रहा है, और उसके साथ में बेटा पैल्प्स नजर आ रहे हैं। कोई दुखद समस्या तो नहीं? यस एवरीबॉडी, डन 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 डन, ठीक है। माउथ पार्ट का काम क्या है? खाने को बेटा मुंह तक लेके आना, मुंह में लेके आने के बाद उसकी बेटा कटिंग करना, और कटिंग करने के बाद बेटा उसे माउथ से होते हुए उसके एलिमेंट्री कैनाल तक पहुंचाना, जहां उसको आप फर्दर और ज्यादा बेटा ग्राइंड कर सकते हो, और फर्दर डाइजेस्ट कर सकते हो, और फर्दर एब्जॉर्ब कर सकते हो। ठीक है, डन 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 एवरीवन, डन 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 एवरीवन, ठीक है। चलो अब मैं आपको ना एक बारी एनसीईआरटी से भी दिखा देती हूं, इन केस, वैसे तो मैं रीड कराऊंगी बट एक बारी एनसीईआरटी से देख लो। लेब्रम बेटा सिंपल सिंगल सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल इसमें कोई पैल्प्स नहीं निकली हुई है। मैंडिबल्स बेटा देखो पेयर्ड स्ट्रक्चर है, और इसमें अंदर की तरफ आपको नजर आ रहा है ग्राइंडिंग रीजन, तो अंदर की तरफ से मैम आपको यहाँ पे ग्राइंडिंग रीजन नजर आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे भी है मैम, यहाँ पे भी है। हाइपोफैरिंग्स बेटा तुम्हें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये मैम टंग है इनकी। मैक्सिले अलग अलग है, मैक्सिले अलग अलग है, और ये बेटा ये मैक्सिलरी पैल्प, ये क्या है? मैक्सिलरी पैल्प्स, ठीक है। और ये क्या है मैम? एक सिंगल लार्ज लेबियम लोअर लिप, और इसमें बेटा ये क्या निकली हुई है? ये लेबियल पैल्प्स, ये भी सेंसरी होती है, और मैक्सिलरी पैल्प्स भी सेंसरी होती है। ये आपको बेटा हेड जो दिखाया हुआ है ना, हेड में अगर आप ऑब्जर्व करो ये पूरा माउथ पार्ट्स है, और बेटा इस लेबलिंग को भी जरूर देख लेना, इसे बनाने की जरूरत नहीं है, बट इस लेबलिंग को भी जरूर देख लेना, यू नेवर नो कि पेपर में क्या आ जाए।
मेरी बात समझ रहे हो? ये डायग्राम से एक और चीज पता चल रही है कि कॉकरोच जब भी ऐसे खड़ा होता है तो उसका माउथ पार्ट हमेशा धरती की तरफ होता है, नीचे की तरफ होता है। हाइपोग्नाथस कंडीशन। ये कंपाउंड आई क्या है, ये ऑसिलस क्या है, ये मैं अभी आपको लिखवाऊंगी। ये तो एंटीना है, ठीक है। तो ये माउथ पार्ट्स में बेटा ये आपको दिख रहा है, ये आपका मैंडिबल है, ये आपका मैक्सिले है, ये आपका लोअर लिप है लेबियम, ये अपर लिप है। सबसे ऊपर की तरफ तो आपको अपर लिप ही नजर आ रहा है, सबसे ऊपर की तरफ तो बेटा आपको अपर लिप ही नजर आ रहा है। दिस इज द अपर लिप, दिस इज द लेबियम बेटा, दिस इज द लोअर लिप, दिस इज द मैक्सिले एंड दिस इज द मैंडिबल। सिर्फ एक बारी बेटा आप इसकी लेबलिंग को देख लो कि बाई चांस अगर आ जाए तो आपसे गलती ना हो। आज तक नहीं आया है बट आ सकता है, तो आप बेटा लेबलिंग जरूर देख के जाओ। यस, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे न्यू एनसीईआरटी में कॉकरोच ही नहीं है भाई, न्यू एनसीईआरटी में कॉकरोच ही नहीं है। इसके अलावा बेटा आप क्या कहोगे? इसके अलावा बेटा है, आप हेड के बारे में भी लिख रहे हो। हेड से एसोसिएटेड आपने एक बात लिखी कि ये ट्रायंगुलर होता है, परपेंडिकुलर टू बॉडी होता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स होता है, हाइपोग्नाथस कंडीशन होती है, बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं, कुछ पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ अनपेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। सबकी ड्राइंग आपने देख ली। इसके अलावा बेटा आप लिखोगे हेड के बारे में, हेड ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ बेटा एंटीने। आपने लास्ट डायग्राम में भी बनाया था, हेड ऑल्सो कंसिस्ट्स ऑफ बेटा एंटीने, ये आपने लास्ट क्लास में बनाया हुआ था। ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा। इनके पास वर्किंग जो फंक्शनल आईज होती है वो होती है कंपाउंड आईज। अभी आपने फ्रॉग के बारे में पढ़ा, फ्रॉग के पास होती है सिंपल आई। सिंपल आई की बेटा, यस, सिंपल आई की वर्किंग और कंपाउंड आई की वर्किंग बहुत अलग होती है। जब मैं कॉकरोच का विजन आपको बताऊंगी ना तो आप देखोगे इनका विजन हमारे जैसा नहीं होता। ये इमेजेस को टुकड़ों में देखते हैं, बिट्स एंड पीसेस में देखते हैं, क्योंकि इनकी कंपाउंड आईज होती है, इनमें मल्टीपल यूनिट्स होती हैं आंखों के अंदर। मैं तुम्हें तब पढ़ाऊंगी तो तब बताऊंगी। तो इनके पास कंपाउंड आईज होती हैं बेटा, ठीक है, और ये फंक्शनल होती हैं, ये वर्किंग होती है। एक्चुअल में इसी से बेटा ये वर्क करते हैं, इसी का ये यूज करते हैं। फंक्शनल मतलब इसी का यूज करते हैं। बट इनके पास बेटा सिंपल आईज भी होती है जो इनका, जिसका ये इस्तेमाल नहीं करते हैं। और सिंपल आई को बोलते हैं ऑसिलाई या ऑसिलस, ऑसिलस या ऑसिलाई। बट ये इसका इस्तेमाल नहीं करते, व्यवहार नहीं करते। फंक्शनल जो होती है वो इनकी कंपाउंड आईज होती हैं। यस एवरीबॉडी, डन डन एवरीवन। हेड के बारे में हमने मोस्टली सारी प्रॉपर्टीज लिख ली, ठीक है। हेड के बारे में हमने मोस्टली सारी प्रॉपर्टीज लिख ली। अब बेटा बात करेंगे इसके थोरैक्स रीजन की। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा इसके थोरैक्स रीजन की, नंबर 2। जैसा कि मैंने आपसे बोला मैम, थोरैक्स में कितने सेगमेंट्स होते हैं? 3 सेगमेंट्स होते हैं। तो बेटा 3 फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी जो कल हमने डायग्राम बनाया था, मतलब लास्ट टाइम डायग्राम बनाया था। मैम 3 थोरैक्स के सेगमेंट होते हैं। नाम क्या होंगे मैम? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। क्या समझे? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। 3 थोरैसिक सेगमेंट, उनके नाम प्रो, मीजो, मेटा। सबसे पहला वाला प्रोथोरैक्स, बीच वाला मीजोथोरैक्स, लास्ट वाला मेटाथोरैक्स। सिंपल सी बात है मैम। अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखाना चाहूं तो एक छोटू सा डायग्राम ऐसे बना लो कि भाई ये इनका थोरैक्स है मैम, ये इनका थोरैक्स है मैम। मैंने एडल्ट हो चाहे बेटा निम्फ हो, 3 सेगमेंट्स ही है। ये 3 सेगमेंट्स है बेटा। एक सेगमेंट है प्रोथोरैक्स, एक है मैम मीजोथोरैक्स, एक है मैम मेटाथोरैक्स। मेरी बात समझ रहे हो? यस एवरीवन, यस एवरीवन, ठीक है। और सेगमेंट्स को पता है बेटा क्या बोल सकते हो? प्रोथोरैसिक सेगमेंट, मीजोथोरैसिक सेगमेंट, मेटाथोरैसिक सेगमेंट। कोई दिक्कत नहीं है, या तो प्रोथोरैक्स बोल लो या प्रोथोरैसिक सेगमेंट, मीजोथोरैक्स बोल लो या मीजोथोरैसिक सेगमेंट, मेटाथोरैक्स बोल लो या मेटाथोरैसिक सेगमेंट्स, कोई लोड नहीं है बेटा। अब बेटा इन सेगमेंट्स की क्या प्रॉपर्टी है? ये वो सेगमेंट्स है बेटा जिनसे इनके अपेंडेजेस निकले होते हैं। हेड से नहीं निकले अपेंडेजेस, मतलब वो तो निकले, वो एंटीने वेंटीने निकले हैं, बट बेटा इनसे इनके विंग्स
और इनसे इनकी टांगे निकली हुई होती है, ठीक है, इनसे इनके विंग्स और इनसे इनकी टांगे निकली होती है। अब एनसीईआरटी में एक वर्ड आप पढ़ते हो जिससे आपको बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है, और वो कंफ्यूजन होती है बेटा इस वर्ड से जिसे बोलते हैं प्रोनोटम। बेटा हमने लास्ट क्लास में प्रोनोटम लिखा था या नहीं लिखा था, एक बार मुझे बताओ। एनसीईआरटी में ये जो प्रोनोटम लिखा होता है इससे आप लोगों को कंफ्यूजन होती है कि मैम आपने तो प्रोथोरैक्स बोला, इसमें तो प्रोथोरैक्स तो कहीं दिखाया ही नहीं हुआ है, प्रोनोटम दिखाया हुआ है, मीजोथोरैक्स दिखाया हुआ है और मेटाथोरैक्स दिखाया हुआ है, पर मैम प्रोथोरैक्स तो कहीं दिखाया नहीं है। तो मैम ये प्रोनोटम क्या होता है? तो ये प्रोनोटम मैं आपको बताऊंगी, अभी प्रोनोटम मैं बताऊंगी, लेकिन आप थोरैसिक सेगमेंट्स लिखिए अभी कि प्रोथोरैसिक सेगमेंट, मीजोथोरैसिक सेगमेंट, मेटाथोरैसिक सेगमेंट। नहीं लिखवाया मैंने, नहीं लिखवाया। एक बार मैं डायग्राम चेक कर लूं बेटा, एक बार मैं डायग्राम चेक कर लूं, क्योंकि बेटा देखो एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है, भले एनसीईआरटी गलत दे, सही दे, इनकम्प्लीट दे। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैंने लेबलिंग में क्या करवाया आपको। अरे लिखवाया तो हुआ है, तुम नो लिख रहे हो, मैंने लिखवाया तो हुआ है प्रोनोटम ओवर प्रोथोरैक्स, लिखवाया तो हुआ है भाई। कैसे बेटा झूठे बच्चे हो, लिखवाया तो है लास्ट क्लास में, हाँ ऑलरेडी लिखवाया, एक्सप्लेन नहीं किया है। अच्छा अब सुनो, अब सुनो बेटा, पहले तो आप थोरैसिक सेगमेंट्स को समझो, फिर आप प्रोनोटम को समझना कि प्रोनोटम क्या होता है। बहुत इजी सा है मैम, 3 थोरैसिक सेगमेंट्स है और टांगे भी इनके पास 3 पेयर है, तो मैम कोई लोड ही नहीं है। मैम जब आप इसकी टांगों की बात करते हो तो मैं सबसे पहले बेटा लेग्स की बात करती हूँ इनके, क्योंकि थोरैक्स से एसोसिएटेड होते हैं बेटा नंबर 1 लेग्स। और जब मैं लेग्स की बात करूं तो ये बेहद आसान है, इनके पास लेग्स होते हैं बेटा 3 पेयर और 1 पेयर अराइजिंग फ्रॉम ईच थोरैसिक सेगमेंट, 1 पेयर अराइजिंग फ्रॉम ईच thoracic segment, 1 pair arising from each thoracic segment। जब इनके पास बेटा टांगे ही 3 पेयर है और थोरैक्स से ही टांगे निकली हुई होती है, तो इसमें समझने की बेटा कोई कंफ्यूजन ही नहीं है कि मैम एक टांग निकली होगी, मैम 1 पेयर निकली होगी प्रोथोरैक्स से, 1 पेयर निकली होगी मैम मीजोथोरैक्स से, और 1 पेयर निकली होगी बेटा मेटाथोरैक्स से। क्या इसमें बेटा कोई कंफ्यूजन है? आप मुझे बताओ। जब इनके पास मैम थोरैक्स के सेगमेंट ही कितने हैं? 3, और टांगे भी कितनी है मैम? 3 पेयर, तो हर एक सेगमेंट से मैम 1 पेयर ऑफ टांगे निकलेंगी। क्या इसमें किसी को कोई दुख दर्द समस्या समझने में? ये बेटा इसी तरीके का डायग्राम बनाओ, इस तरीके का डायग्राम बनाओगे तो आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे बेटर। आपको वैसा कॉकरोच वापस से बनाने की जरूरत नहीं है। इसे क्या बोलेंगे मैम? प्रोथोरैसिक लेग्स। जो प्रोथोरैक्स से निकले वो प्रोथोरैसिक लेग्स, जो बेटा मीजोथोरैक्स से निकले वो मीजो बीच वाला होता है बेटा, मेटा लास्ट वाला होता है। जो बीच वाले से निकले वो मीजोथोरैसिक लेग्स, और जो बेटा, अरे यार है ना, और जो बेटा लास्ट से निकले वो मेटाथोरैसिक लेग्स। आई डोंट थिंक कि इसमें बेटा कोई भी ऐसी बहुत बड़ी बात है जो आपको नहीं समझ में आएगी, ऐसी इसमें कोई भी बात है जो आपको नहीं समझ में आएगी, मुझे बताओ। हाँ ये लिखा था, ये डायग्राम में बनाया था, बट अभी आप इसको वापस से लिखो, क्योंकि थोरैक्स से एसोसिएटेड 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा विंग्स और एक स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा लेग्स, और इसमें क्वेश्चन बनता है लेग्स कहां से निकल रही हैं और विंग्स कहां से निकल रही हैं, लेग्स कितने पेयर होते हैं, विंग्स कितने पेयर होते हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा, यहां से क्वेश्चन बनता है। पहले इसको बेटा नोट कर लो फटाफट से, डन 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 कर लो, डन 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 कर लो बच्चों, और डन हो जाए तो एक बार थम्स अप दे देना। डन 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 कर लो बेटा, डन 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 कर लो।
पक्की बात? हो गया सबका? अब बेटा हम बात करते हैं इनके विंग्स की। और एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे तो हमेशा कंफ्यूजन होगी, क्योंकि एनसीईआरटी ने बनाया है इस तरीके से। मैं भी आपको दिखाऊंगी। एनसीईआरटी के डायग्राम से बेटा कंफ्यूजन होती है, विंग्स कहाँ से निकली है मैम, और टांगे कहाँ से निकली है मैम, कंफ्यूजन हो रही है। पर बेटा आपको करेक्ट पता होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। और फिर एनसीईआरटी का डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। विंग्स में हम बोलते हैं बेटा 2 पेयर विंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब फिर से मैं थोरैक्स को बनाती हूं जरा। अगर ये इसकी थोरैक्स है बेटा, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। तो ये मैंने बनाया प्रो, ये मैंने बनाया बेटा मीजो, और ये मैंने बनाया बेटा मेटा, ठीक है। अब इनकी विंग्स कैसे निकली होती है बेटा, अब बिल्कुल ध्यान से देखो। एक यहां से निकली होती है एक्चुअल में, और एक ऐसे निकली हुई होती है बेटा, ठीक है। इसको बनाओ ऐसा जैसा एक्चुअल में ये दिखता है, ऐसा दिखता है ये, और ये दिखता है ऐसा, ठीक है। और इसको बनाओ ऐसा, हाँ। एक्चुअली तुमने कभी ड्रैगन फ्लाई देखी है क्या? ड्रैगन फ्लाई की विंग्स देखी है? अरे भाई एक तो बेटा ये हद हो गई यार, बोर्ड को ना, कॉकरोच को भी देखोगे तो एक्चुअल में देखिए, हाँ उनकी विंग्स कैसी होती है, ऐसा लगता है उसको छुओगे तो टूट जाएगी, ऐसे होती है ना, ट्रांसपेरेंट सी होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, और ऐसा लगता है अगर पकड़ लिया ना तो वो फट जाएंगी, इतनी इतनी ऐसी पतली सी होती है विंग्स, है ना। इनकी भी एक विंग्स एक्चुअल में ऐसी ही होती है। अब जैसे मैंने बेटा ये लिखा हुआ है ना, इसे बोला जाता है 4 विंग्स। अरे यार देखना यार, इसे बोला जाता है बेटा 4 विंग्स। ओ गॉड बेटा, ओ गॉड, इसे बोला जाता है 4 विंग्स। और इसे बोला जाता है बेटा हाइंड विंग्स, है ना। हाँ, इसे बोला जाता है बेटा हाइंड विंग्स। एक हो गई तुम्हारी बेटा 4 विंग्स, एक हो गई बेटा तुम्हारी हाइंड विंग्स। अब समझो, एक्चुअल में इनके प्रोथोरैक्स से कोई विंग्स नहीं निकली होती। डायग्राम में हो सकता है देख के तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि प्रोथोरैक्स से विंग्स निकली हुई है, बट प्रोथोरैक्स से विंग्स नहीं निकली हुई है। वो डायग्राम ऊपर से दिखाए इसलिए ऐसा लगता है, बट अगर तुम उसकी अटैचमेंट देखोगे या ये देखोगे वो कहां से निकल रही है, तो फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स बेटा निकलती है मीजोथोरैक्स से, और सेकेंड पेयर ऑफ विंग्स निकलती है बेटा मेटाथोरैक्स से। फर्स्ट सेगमेंट ऑफ थोरैक्स हैज नो विंग्स बेटा, फर्स्ट थोरैसिक सेगमेंट हैज बेटा नो विंग्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। टांगों का तो कोई नहीं पूछता, क्योंकि टांगे बहुत आसान है बेटा याद रखना, 3 पेयर ऑफ टांगे, 3 पेयर ऑफ थोरैसिक सेगमेंट, तो कोई नहीं पूछेगा प्रोथोरैक्स से निकली या नहीं निकली। ऑब्वियस ही बात है, थोरैक्स से ही टांगे निकलती है। जब 3 टांगे हैं बेटा 3 पेयर, तो हर एक सेगमेंट से 1-1 पेयर निकलेगी। बट विंग्स के बारे में पूछते हैं, क्योंकि थोरैसिक सेगमेंट्स 3 बट विंग्स है सिर्फ 2 पेयर। तो फर्स्ट बेटा थोरैक्स से कुछ नहीं निकला, सेकेंड थोरैसिक सेगमेंट से मतलब पहला विंग निकला है, इसीलिए इसे 4 विंग बोला, और लास्ट वाले से निकला बेटा हाइंड विंग। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या बोलते हैं बेटा। सबसे पहली बात इसके बारे में बोलेंगे, अराइजेस फ्रॉम मेसोथोरैक्स
hence also known as क्या बोलते हैं इन्हें मैम? मीजोथोरैसिक विंग्स, मीजोथोरैसिक विंग्स। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है ना, arises from metathorax, hence known as मेटाथोरैसिक विंग्स। क्या इसमें किसी को भी कोई कंफ्यूजन कि मीजोथोरैसिक विंग्स को मीजोथोरैसिक क्यों बोला या मेटाथोरैसिक विंग्स को मेटाथोरैसिक विंग्स क्यों बोला? जो विंग्स बेटा जिस सेगमेंट से निकलेगी उसका नाम वैसा हो जाएगा। जो प्रोथोरैक्स से निकली होती तो प्रोथोरैसिक विंग्स होती। टांगों का भी तो नाम ऐसे ही रखा है, प्रोथोरैसिक लेग, मीजोथोरैसिक लेग, मेटाथोरैसिक लेग्स, तो विंग्स का भी नाम लिखा है। बट ये तो बहुत आसान है। अब बेटा इनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, बट इसके नहीं दिए हुए। कोई हाइंड विंग का दूसरा नाम नहीं दिया हुआ, 4 विंग्स का नाम दिया हुआ है बेटा। इट इज ऑल्सो नोन एज टेगमीना और एलिट्रा। बेटा 4 विंग्स को क्या बोलते हैं? टेगमीना भी बोलते हैं और एलिट्रा भी बोलते हैं। कई बच्चे क्या कर देते हैं, टेगमीना इज द नेम ऑफ 4 विंग, एलिट्रा इज द नेम ऑफ हाइंड विंग। नहीं भाई, हाइंड विंग का और कोई दूसरा नाम नहीं है। या तो इसको बोल लो बेटा सेकंड जो विंग्स हैं आपकी सेकंड पेयर, या मेटाथोरैसिक विंग्स बोल दो या हाइंड विंग्स बोल दो, इसका और कोई नाम नहीं है बेटा। 4 विंग्स का नाम होता है मीजोथोरैसिक विंग्स, या फिर इसे बोला जाता है बेटा टेगमीना, या फिर इसे बोला जाता है एलिट्रा। इनफैक्ट ये होती हैं डार्क, ओपेक एंड लेदरी। लेदरी का मतलब पता है क्या है बेटा? लेदरी मतलब बड़ी ही शाइनी, ऐसा लग रहा है लेदर जैसे शाइन करता है ना, चमकता है। वैसे ही मैम 4 विंग्स भी एकदम चमक रही होती है। ठीक है, अच्छा हाइंड विंग्स जो होती है मैम, ऑन द अदर हैंड इट इज ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस। ऐसा लग रहा होता है इसके ऊपर से ना मैम मेम्ब्रेन्स निकली हुई हैं। जैसे आप एक्चुअल में कोई विंग्स देखते हो ड्रैगन फ्लाई की, तो वैसी जो विंग्स दिखती है वो एक्चुअल में हाइंड विंग्स होती है, बिल्कुल पतली पतली सी, ट्रांसपेरेंट सी। ऐसा लग रहा है उसमें कुछ मेम्ब्रेन बना हुआ है, मेम्ब्रेनस होती हैं। ठीक है, 4 विंग्स जो होती है मैम, उनका काम क्या होता है बेटा? प्रोटेक्ट द हाइंड विंग ड्यूरिंग द रेस्ट। ठीक है, 4 विंग्स जो होती हैं बेटा डार्क होती है, ओपेक होती है। और जब कॉकरोच रेस्ट पर होता है ना, कॉकरोच जब ऐसे खड़ा है, कॉकरोच ऐसे तो खड़ा नहीं होता, ना, किसी को ये कंफ्यूजन तो नहीं है? कॉकरोच ऐसे ही तो होता है ना बेटा, धरती पे ऐसे करके चल रहा होगा, टांगों का यूज करके, टांगे इसकी नीचे की तरफ होंगी। तो कॉकरोच का ये डॉर्सल साइड है, कॉकरोच का ये वेंट्रल साइड है, ये ध्यान रखो। अगर कॉकरोच को ऐसे उल्टा दोगे तो उसकी टांगे ऊपर की तरफ हो जाएगी। इमेजिन कर पा रहे हो बेटा? तो ये कॉकरोच का क्या होता है? ये डॉर्सल साइड होता है। ये नीचे कॉकरोच का क्या होता है बेटा? वेंट्रल साइड होता है, जिस साइड में उसकी टांगे है। तो मैं बोल क्या रही थी बेटा वैसे, कि कॉकरोच की जो 4 विंग्स होती है ना बेटा, ये 4 विंग्स क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट कर रही होती है हाइंड विंग्स को ड्यूरिंग द रेस्ट। और तुम्हें जब कॉकरोच नजर आता है यूजुअली, तो वो हमेशा उसकी तुम्हें 4 विंग्स नजर आ रही होती है ऊपर की तरफ से। पर जैसे ही तुम उसके पीछे भागते हो, पहले तो बेटा वो अपनी टांगों का इस्तेमाल करेगी चलने के लिए। जैसे तुम उसके पीछे ज्यादा भागोगे तो वो थोड़ा उड़ने का इस्तेमाल करेगी। तो उड़ने के लिए क्या करेगी? ये अपनी 4 विंग्स को हटाएगी। 4 विंग्स जैसे ही हटाएगी बेटा, फिर हाइंड विंग्स का इस्तेमाल करेंगी, जिसका इस्तेमाल करके बेटा ये क्या करेंगी? उड़ेंगी। क्या किसी को कोई दुख दर्द समस्या बेटा? तो 4 विंग्स को हम बोलते हैं इट प्रोटेक्ट्स द हाइंड विंग ड्यूरिंग द रेस्ट। वेराज जब भी उसको उड़ना होगा तो 4 विंग्स बाहर की तरफ निकली, उससे नीचे हाइंड विंग्स निकली और फिर बेटा ये उड़ना स्टार्ट की। यस एवरीवन, यस एवरीवन। तो हम इसे बोल रहे हैं बेटा, हम इसे बोल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। बेटा मुझे ना थम्स अप देके बताना कि समझ में आया कि नहीं। ठीक है, ओनली प्रोटेक्ट्स द हाइंड विंग्स एट रेस्ट। विंग्स के बारे में समझ आया कि नहीं? ठीक है, और हाइंड विंग्स के बारे में बेटा मैं यहां लिख रही हूं
यूज्ड, अच्छा यहीं पे आ जाएगा, इतना बड़ा नहीं है, यूज्ड फॉर फ्लाइट। यूज्ड फॉर फ्लाइट का मतलब क्या है, उड़ने के काम में आती है। फ्लाइट का मतलब उड़ने के काम में आती है। डन डनाडन डन कर लो बेटा, डन डनाडन डन। विंग्स के बारे में हो चुका है, टांगों के बारे में हो चुका है, थोरैक्स के बारे में हो चुका है। एक मुझे तुम्हें बताना है बेटा प्रोनोटम के बारे में, एक मुझे तुम्हें प्रोनोटम के बारे में बताना है, ठीक है। पहले डन डनाडन डन कर लो, डन डनाडन डन, ठीक है। और एक इनकी छोटी सी गर्दन के बारे में बताया हुआ है, बट गर्दन अलग से इनकी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है, तो बस वो चीज बताऊंगी तो थोरैक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम एब्डोमेन में आएंगे। डन डनाडन डन बेटा, एक थम्स अप दे दो, यस एवरीबॉडी। और आप लोग ने लिख लिया है क्या? लिख लिया है तो एक बार यस मैम बोल दो, मैं आपका कमेंट्स ऑन कर देती हूं। डन एवरीवन, यस, लिख भी लिया है बेटा सारे बच्चों ने? सारे बच्चों ने लिख भी लिया है क्या? कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटा इनकी टांगों के बारे में और विंग्स के बारे में? एक बार ये सारा हो जाएगा ना बेटा मॉर्फोलॉजी का, फिर मैं तुम्हें वो एनसीईआरटी वाला डायग्राम दिखाऊंगी ना, जो पूरा डायग्राम है, ठीक है। पक्की बात? दिखा तो मैं अभी भी सकती हूँ, क्योंकि एब्डोमेन के बारे में जो भी हम पॉइंट्स लिखेंगे ना बेटा, वो रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन मतलब कॉकरोच की रिप्रोडक्शन में, क्योंकि आपको एब्डोमेन के बारे में लिखाई हुई जो बातें हैं ना, वो अभी नहीं समझ में आएंगी, वो आपको तभी समझ में आएंगी जब मैं आपको कॉकरोच का रिप्रोडक्शन पढ़ाऊंगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी। अभी हम सिर्फ पॉइंट्स को लिख के रखेंगे, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजी में दिया हुआ है, बट उसको समझेंगे हम तब जब हम बेटा मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव करेंगे, ठीक है। बहुत शानदार बेटा, गुड गुड, वेरी गुड बच्चों, वेरी वेरी नाइस बेटा। अब एक नोट डाल के बेटा एक पॉइंट लिखो, फिर मैं आपको समझाती हूं। अ लार्ज काइटिनस प्लेट, ये भी तुम्हें कॉकरोच में बहुत आसानी से नजर आ जाएगा अगर तुम कॉकरोच को कभी सामने से देखोगे। अ लार्ज काइटिनस प्लेट नोन एज प्रोनोटम, known as pronotum, covers the prothorax and also conceals कंसील्स का मतलब होता है छुपाना, some part of head, some part of head, also conceals some part of head, ठीक है। एक तो नोट में ये वाला पॉइंट लिखो, a flexible neck which is nothing but the extension of prothorax connects to the head। पहले बेटा इसे डन डनाडन डन कर लो। एब्डोमेन पढ़ाने से पहले मैं आपको कॉकरोच का डायग्राम एक बार बता देती हूँ, क्योंकि एब्डोमेन पढ़ने के लिए आपको डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि एब्डोमेन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे वो रिप्रोडक्शन में समझेंगे, ठीक है। तो एक बार आप इसे लिख लो, ठीक है, जल्दी जल्दी डन डनाडन डन कर लो बेटा फटाफट से, और हो जाए बेटा। पढ़ने वाले बच्चे एक बार मुझे सिंसियरली बेटा बता देना, ठीक है, जब हो जाए तो। डन डनाडन डन। देखो वैसे तो सबसे पहली बात, इनके पास नेक अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे अपने पास गर्दन है जो हमारे बेटा चेस्ट एरिया को हमारे हेड से कनेक्ट कर रही है, हमारे पास ऐसी गर्दन है। यूजुअली इनके लिए गर्दन अलग से कुछ नहीं होती, नहीं तो हम बॉडी को भी डिवाइड करते हैं। हम तो बॉडी को डिवाइड करते हैं इनकी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, नेक तो बोलते ही नहीं है। पर एक नेक नाम का एक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक फ्लेक्सिबल मतलब बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट करने वाला, जिससे अपनी गर्दन को बहुत अच्छी तरीके से घुमा सकते हैं। तो एक फ्लेक्सिबल नेक होता है जो अलग से कोई स्ट्रक्चर नहीं होता मैम। इनका जो थोरैक्स का फर्स्ट सेगमेंट है ना, प्रोथोरैक्स,
उसी का एक एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? उसी का एक आगे निकला हुआ हिस्सा, उसी का एक आगे निकला हुआ हिस्सा, बढ़ा हुआ हिस्सा बेटा, प्रोथोरैक्स से ही निकला हुआ एक हिस्सा, उसी का एक एक्सटेंशन, फ्लेक्सिबल नेक जिसे आप बोल रहे हो, उसकी मदद से बेटा हेड जो है उनके थोरैक्स से कनेक्टेड होती है। समझ में आ गई बेटा? उसी से वो हेड और थोरैक्स को कनेक्ट कर रही होती है। सो नेक इज नॉट अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, इट्स अ एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स। दूसरी बात मैंने आपको बताया प्रोनोटम। अगर आप कॉकरोच को सामने से देखोगे ना, कल मैं एक बेटा डायग्राम लेके आऊंगी असली कॉकरोच का। असली कॉकरोच तो मैं नहीं लेके आ सकती, बट एक असली कॉकरोच का डायग्राम लेके आऊंगी। आप कॉकरोच को जब भी देखोगे ना बेटा, आपको प्रोनोटम बहुत आसानी से नजर आ जाएगा। ये एक बड़ी सी काइटिन की प्लेट होती है, लार्ज काइटिन की प्लेट होती है, जैसा कि तुम डायग्राम में देख पा रहे हो। और मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये वाला डायग्राम अब ऑब्जर्व करो बेटा। ये जो लार्ज काइटिन की प्लेट है ना मैम, ये प्रोनोटम कहलाती है। तो कई लोगों को लगता है मैम आपने तो प्रोथोरैक्स बोला है क्या? नहीं, प्रोथोरैक्स तो इसमें दिखाया ही नहीं है, तो प्रोथोरैक्स इसमें नहीं दिखा सकते बेटा। प्रोनोटम एक बड़ी काइटिन की प्लेट होती है जो प्रोथोरैक्स के ऊपर होती है। इनफैक्ट ये इनके हेड को भी कंसील कर देती है, थोड़ा सा कंसील मतलब हेड को भी थोड़ा छुपा देती है। तो इसलिए आपको हेड इनका इत्तू सा दिख रहा है। ये एक्चुअल में तो ऐसा सा है ना बेटा, एक ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर जो है, तो इतने पार्ट को ये कंसील कर देती है, आपको सिर्फ ये पार्ट नजर आ रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? तो हेड को भी ये कंसील कर देती है, हेड को भी थोड़ा सा छुपा देती है। थैंक यू गीतांजलि बेटा, इसे बोला जाता है प्रोनोटम। पहले तो मुझे बताओ बेटा, इसमें कोई दुख दर्द समस्या? बहुत धीरे धीरे आराम से पढ़ा है, इतनी स्पैमिंग हो रही है आपकी क्लास में, फिर भी मैंने कोशिश की है कि भाई मैं पढ़ाऊं, वरना तो क्या ही बताऊं बेटा, मन में तो स्पैमर्स के लिए बस एक ही चीज निकलती है। ठीक है, स्क्रीन पे क्या ही बोलें बेटा। तो दिस इज बेटा कॉल्ड एज प्रोनोटम। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आपके पास एनसीईआरटी पुरानी वाली तो नहीं होगी, बट पीडीएफ तो आपके पास है, मैं तो पढ़ा ही रही हूँ पीडीएफ से, तो हम इसे बेटा याद रख लेंगे। और हमने लिखा ही हुआ है, और थ्योरी में मेंशन्ड है कि प्रोनोटम जो होता है एक लार्ज काइटिन का प्लेट होता है जो प्रोथोरैक्स को कवर कर रहा है, एंड इट ऑल्सो कंसील सम पार्ट ऑफ द हेड। फिर हेड में हमने बेटा कंपाउंड आइज तो दिखाई हुई है, एंटीने, फिलीफॉर्म एंटीने, लंबे लंबे पतले पतले बेटा, फिलामेंटस, ऐसा लग रहा है फिलामेंट के फॉर्म में एंटीने भी है। अब बेटा एक प्रॉब्लम, अब देखो ऑफ कोर्स अगर ये प्रोनोटम है, मुझे एक बात बताओ, ऑफ कोर्स अगर ये प्रोनोटम है बेटा, तो प्रोनोटम प्रोथोरैक्स के ऊपर तो है ही, तो ऑफ कोर्स ही बात है ये वाला मीजोथोरैक्स हो गया, ऑफ कोर्स ही बात है ये मेटाथोरैक्स हो गया। इसमें तो कोई दुख दर्द समस्या नहीं बेटा, लेबलिंग पूछते हैं इसीलिए एक बारी देख लो। ठीक है, यस, हाँ, ये क्या है प्रोनोटम, तो प्रोनोटम प्रोथोरैक्स के ऊपर होगी, तो ये हो गया मीजोथोरैक्स, ये हो गया मेटाथोरैक्स। अब बेटा कंफ्यूजन बच्चे को ये होती है कि मैम ये तो फिर मैम प्रोथोरैसिक लेग्स जो दिखाई हुई है ये तो मीजोथोरैक्स से दिखाई हुई है। नहीं बेटा, ये मीजोथोरैक्स से नहीं दिखाई हुई है। इंटरनली अगर आप इसका अटैचमेंट देखोगे तो ये प्रोथोरैक्स से अटैच्ड होती है। अगर आप बेटा मीजोथोरैसिक लेग्स का अटैचमेंट देखोगे तो वो मीजोथोरैक्स से होती है, और आप अगर बेटा मेटाथोरैसिक लेग्स का अटैचमेंट देखोगे तो वो मेटाथोरैक्स से ही होती है। और आपको थ्योरी पता होनी चाहिए करेक्ट वाली बेटा, प्रोथोरैसिक लेग्स, मीजोथोरैसिक लेग्स, मेटाथोरैसिक लेग्स। आपको लगता है डायग्राम क्या है, ये डायग्राम इग्नोर कर दोगे? मुझे बताओ कितने सारे बच्चे ऐसे डायग्राम्स को देख के बेटा इग्नोर कर देते होंगे कि इसमें क्या है, इसकी लेबलिंग तो मैं कर लूंगा। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ बेटा, आप इग्नोर कर दोगे, आपको लगेगा इसमें क्या है, आई पूछेंगे मैं कर लूंगा, बट जब लेबलिंग आती है ना तो आपको फिर कंफ्यूजन होती है कि भाई ये तो प्रोथोरैक्स है, प्रोनोटम मैंने तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, ये मीजोथोरैक्स है क्या, ये टांग कौन सी कहां पे अटैच्ड है। तो आपको उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए बेटा। जब आप पढ़ोगे नहीं 2-3 बार, तब तक आप बेटा आपको क्लैरिटी नहीं आएगी, है ना। देखो मैं बोल तो रही हूं, स्टूडेंट्स के बारे में हमें पता होता है ना, स्टूडेंट्स किसको फोकस करेंगे। अब अगर यही डायग्राम बनाया होता किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर या नेफ्रॉन का बनाया होता तो तुम फटाफट बनाते, उसको डिटेल में पढ़ते। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाया जाता है मैम, वो बनाया जाता है, बचपन से बना रहे तो उसे बनाएंगे, और इसको तुम एकदम इग्नोर कर दोगे, है ना। एनीवे, अब बेटा विंग्स को देखो, विंग्स में भी आपको ना थोड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि ये विंग जो दिखाई हुई है ना, ऐसा लगता है कि मैम ये जो है प्रोथोरैक्स से निकली हुई विंग्स है, बट बेटा ऐसा नहीं है। ये डायग्राम में ऐसा आपको अनुभूति हो रही है ऐसी, और ये एक्चुअल में इनको ऐसे दिखाना नहीं चाहिए था। बट अब बेटा हम क्या कर सकते हैं, इसकी अटैचमेंट बेटा एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो मीजोथोरैक्स से होती है, थ्योरी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और इसकी इंटरनली अटैचमेंट अगर आप देखोगे, या ये कहां से अराइज होती है, ये प्रोथोरैक्स से अराइज नहीं होती है बेटा, ये मीजोथोरैक्स से अराइज होती है। तो ये मीजोथोरैसिक विंग्स है, और हाइंड विंग्स को बोलते हैं मेटाथोरैसिक विंग्स, वो मेटाथोरैक्स से अराइज होती है। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं। ये एनल सर्काई क्या होता है ये मैं अभी बता देती हूँ, ठीक है। चलो फाइनली मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि चलो थोड़े बहुत बच्चे
आपके पढ़ने वाले बच्चों के कमेंट्स दिखते हैं तो सुकून आता है, वरना आज मैं बहुत दुखी होके जाती तुम्हारी क्लास से, क्योंकि दुखी कर दिया भाई मेरे को। मैं आज जाके बोलती बैच मैनेजर्स को, भाई नए बच्चों को ब्लॉक करा दो भाई इस बैच से, उनको ना पढ़ना है और ना उनको किसी को पढ़ने देना है। मैं जो अपने पुराने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, जो डे 1 से फॉलो कर रहे हैं, उनको भी फिर ना ऐसा लगता है कि भाई स्पैमिंग हो रही है। आप खड़े होके कभी पढ़ाने की कोशिश करो बेटा, आपको जब ऐसी हरकतें दिखती है ना तो आपको इरिटेशन होती है। मैं तो फिर भी बहुत कंट्रोल करती हूँ, वरना ऐसी चीजें बेटा कर लेते हैं टीचर्स, ठीक है, और उससे अच्छे पढ़ने वाले बच्चों का नुकसान होता है, ठीक है ना। बट मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं कंट्रोल 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 कंट्रोल, ठीक है, बट क्या ही करें। और जब तक बंदा सेटिस्फाई होके नहीं जाता ना बेटा, तो पढ़ाने के लिए आए हैं यार, पढ़ाने में भी सेटिस्फैक्शन अगर नहीं है, आपको लगता होगा बेटा आप तो मल्टीपल क्लासेस अटेंड करते हो, पर मेरे लिए तो मेरे बैचेस इंपॉर्टेंट है ना यार। मेरी अगर तुम्हारी, और मैं अपने काम को लेके बहुत डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड हूँ, तो मेरा काम में अगर कोई भी चीज बेटा मुझे सही नहीं लगती है ना, तो मुझे उस चीज से फिर ना बहुत दिक्कत होती है, एंड आई डोंट लाइक इट। सो आई वॉन्ट माई क्लास टू बी सेटिस्फैक्ट्री। द डे आई फील लाइक समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, आई रियली फील बैड, ठीक है, बट कोई नहीं। एब्डोमेन के बारे में बेटा पॉइंट्स आज लिख लो, एक्सप्लेन हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। आप पॉइंट्स लिख लो, एक्सप्लेन हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। यस एवरीवन, चलो। वैसे भी एक्सप्लेनेशन का ज्यादा कुछ है नहीं बेटा, ज्यादा कुछ है नहीं, ये रिप्रोडक्शन में ही पढ़ेंगे, बट लिख लो बेटा, एटलीस्ट पॉइंट्स लिख लो। 10 सेगमेंट्स है इसमें टोटल, ठीक है। फिर हम लिखेंगे इन बोथ male and female cockroach abdomen consists of genital pouch। अच्छा, आज के डीपीपी में कुछ क्वेश्चंस कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम से भी होंगे, तो आप उनको इग्नोर कर देना, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जेनाइटल पाउच। अब हम यहां पे लिखते हैं बेटा मेल जेनाइटल पाउच, मेल जेनाइटल पाउच, और यहां पे हम लिखते हैं बेटा फीमेल जेनाइटल पाउच, ठीक है। मेल जेनाइटल पाउच, फीमेल जेनाइटल पाउच, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। चलो इसे फटाफट से नोट कर लो, कल इसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ, और बेटा क्वेश्चन आया हुआ है यहां से अभी नीट में इस साल, ठीक है। फ्यूजन ऑफ 9th, मैं बताऊंगी कल कहां से कौन सा क्वेश्चन है। 9th 10th टर्गम along with 9th sternum, ठीक है। और इसमें बोलेंगे it is formed by fusion of 7th 8th 9th sternum। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ब्रैकेट में लिखेंगे स्टार मार्क करके, sternum is boat shaped, sternum is boat shaped। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, ठीक है। It has openings dorsal anus, ventral male gonopore, and गोनापोफाइसिस। बेटा इन टर्म्स को ना थोड़ा सा बोलने का प्रयास करना, गोनापोफाइसिस, क्योंकि ये टर्म्स जितनी बार आप बोलोगे बेटा तो आप उतने कंफर्टेबल हो जाओगे टर्म्स से।
आपको आगे बहुत सारी बेटा टर्म्स ऐसी पढ़नी है। यस विनीत बेटा, आपको ऐसी बहुत सारी, मैम हम लोग भी बट पढ़ने आते हैं। शिवानी बेटा आप तो पढ़ने आते हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ने नहीं आते हैं बेटा, है ना। यस अनुष्का बेटा, यस, हाँ यस निखिल, यस प्रियांश। चलो सबको बेटा धन्यवाद, सबको धन्यवाद। और यहां पे हम लिखेंगे इट हैज ओपनिंग ऑफ फीमेल गोनोपोर, फीमेल गोनोपोर, स्पर्मैथिकल पोर, स्पर्मैथिकल पोर and opening of collateral glands। बेटा मॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट है। बस मुझे तुम्हें कल की क्लास में ना एक चीज बतानी है कि मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच को डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। मैं ये वाले जो पॉइंट है ना बेटा, ये बाद में एक्सप्लेन करूंगी, ये मैं एक्सप्लेन करूंगी बाद में, विल एक्सप्लेन लेटर, विल एक्सप्लेन लेटर। ये वाले पॉइंट्स जो है ना बेटा, ये मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अभी तो आप लिख लीजिए, ये वाले पॉइंट्स मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी। मैंने देखो, आप बस इसको लिख लो, आप बस इसको लिख लो, ये वाले पॉइंट्स में बाद में एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। मैंने ना एक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है कि मेल के एब्डोमेन हो चाहे फीमेल के एब्डोमेन हो, दोनों में कितने सेगमेंट्स होते हैं बेटा, 10 सेगमेंट्स होते हैं। दोनों के में 10-10 सेगमेंट्स होते हैं, और दोनों के एब्डोमेन में एक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा जिसे बोला जाता है जेनाइटल पाउच। जेनाइटल पाउच मेल में भी होता है, जेनाइटल पाउच फीमेल में भी होता है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, जेनाइटल पाउच मेल में भी होता है, जेनाइटल पाउच फीमेल में भी होता है। पाउच, पाउच ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, जैसे तुम्हारे पेन रखने का स्ट्रक्चर है, पाउच है ना। स्ट्रक्चर क्या है, वो समान है, पाउच है। तो मेल्स में भी जेनाइटल पाउच है, फीमेल में भी जेनाइटल पाउच है, बट दोनों में अलग अलग चीजें नजर आती हैं जो मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाते वक्त में बताऊंगी, और दोनों अलग अलग सेगमेंट से मिलकर बनाते हैं। जैसे मेल्स के केस में तुमने लिखा है कि मैम 9th 10th टर्गम और 9th स्टर्नम। स्टर्नम होता है वेंट्रल वाला सेगमेंट, तो 9th वाला टर्गम, 9th वाला स्टर्नम और मैम 10th वाला टर्गम, इन तीनों सेगमेंट्स के मिलन से बनता है मेल जेनाइटल पाउच। अगर तुमसे पूछे मेल जेनाइटल पाउच बनाने के लिए कौन कौन से सेगमेंट्स का यूज किया, तो 9th और 10th वाली टर्गम ऊपर की यूज होती है, और 9th वाली स्टर्नम बेटा यूज होती है फॉर द मेल जेनाइटल पाउच। और फीमेल जेनाइटल पाउच को बनाने के लिए बेटा सिर्फ स्टर्नम का यूज होता है। 7th 8th 9th स्टर्नम, सिर्फ और सिर्फ स्टर्नम से मिलके बनी होती है फीमेल की जेनाइटल पाउच। 7th स्टर्नम, 8th स्टर्नम, 9th स्टर्नम, इन तीनों ने मिलके बेटा बनाया फीमेल जेनाइटल पाउच। और 7th स्टर्नम के बारे में मैंने एक बात लिखी हुई है, इट इज बोट शेप। बोट पता है ना, ऐसा सा होता है। बोट कैसा होता है देखा ना, तो बोट जैसी शेप होती है इनके 7th स्टर्नम की। बोट पता है ना कैसा सा शेप होता है, ऐसा बोट का शेप होता है ना, तो 7th स्टर्नम का इनका शेप कैसा होता है, बोट शेप। ये वाले पॉइंट्स अभी नहीं एक्सप्लेन कर रही हूं, ये वाले पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगी जब मैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी, ठीक है। आप इससे बेटा एक बारी नोट कर लो, और ये वाली चीज मैं आगे पढ़ाऊंगी। अभी एब्डोमेन से रिलेटेड बेटा बात बची हुई है कि मेल और फीमेल को अगर तुम उठा के देखोगे तो कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये मेल है ये फीमेल है, ये मेल है ये फीमेल है, कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये अगली क्लास में होगा। जेनाइटल पाउच में ये जो स्ट्रक्चर्स मैंने कहानी जो लिखी हुई है ये अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, अभी आपको नहीं समझ में आएगा बेटा, ये लास्ट में पढ़ाऊंगी। सिर्फ अभी याद रखो, एब्डोमेन में होता है जेनाइटल पाउच, मेल में भी होता है जेनाइटल पाउच, फीमेल में भी होता है जेनाइटल पाउच, बट फीमेल और मेल की जेनाइटल पाउच को बनाने के सेगमेंट्स अलग अलग होते हैं। फीमेल में वही जेनाइटल पाउच 7th 8th 9th स्टर्नम के मिलने से बनी होती है, कोई टर्गम इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन मेल्स के केस में 9th और 10th टर्गम along with 9th स्टर्नम। कोई दुखद समस्या तो नहीं बेटा, यस। अच्छा मैं एक दो बातें आपसे कर लेती हूं, फिर मैं आपको ना कल मैं एनसीईआरटी की रीडिंग भी यहां तक की कराऊंगी मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। मैं मॉर्फोलॉजी वाला थोड़ा छोड़ के जा रही हूं, एनाटॉमी हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। एनाटॉमी हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। होमवर्क भी मैं बेटा क्या ही देके जाऊं, होमवर्क मैं तुम्हें देके जा रही हूं। एनसीईआरटी की रीडिंग करके जाना, जो भी मैंने पेजेस इसमें अटैच करके रखे हुए ना बेटा,
वो पेजेस मैंने अटैच करके रखे हैं, सिर्फ वो एनसीईआरटी रीड करना। कल एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे, डाइजेस्टिव। बेटा अभी 2 क्लासेस और लगेंगी, 2 क्लासेस तो लगेंगी ही लगेंगी आपको ये चैप्टर खत्म करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आपकी क्लास में स्पैमिंग होती है, हालांकि हमें उतने लेक्चर्स मिले हुए हैं इस चैप्टर के लिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो हमें जितने लेक्चर्स मिले हुए हैं हम उतने लेक्चर्स में ही कंप्लीट कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज बेटा कि आप लोग प्लीज, मेरे को ना सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, और मैं ये चीज अपने टीम को भी कन्वे करूंगी, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जब भी कोई बेटा 2.0 3.0 बैचेस आते हैं ना, तो बच्चे बैच खरीद लेते हैं, और ये वो बच्चे होते हैं जिन्होंने पूरी बोर्ड्स, जब तक उनके रिजल्ट नहीं आए तब तक पूरी मस्ती मारी, और अब बेटा वो क्या करेंगे, सारे 1.0 बैचेस में जाके बेटा सिर्फ स्पैमिंग करेंगे, ये समझा दो वो समझा दो, आपस में भी बेटा लगे रहते हैं। वो बातें तो मैं कह भी नहीं सकती कि आपस में क्या लगे रहते हैं, है ना, और वो दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं। और मैं बहुत आसानी से ऐसे परेशान नहीं होती हूँ, बट आई रियली गेट अनॉयड। एंड कब तक आप देखोगे यार, और कब तक ये चैट्स बंद कर दूंगी तो फिर बेटा 1 वे कम्युनिकेशन होगा, उसमें भी मजा नहीं आता पढ़ाने में। जब तुम नहीं कम्युनिकेट करोगे तो मजा भी नहीं आएगा पढ़ाने में, वो चैट्स भी ऑफ नहीं कर सकते। तो यार ये 2.0 वाले बच्चे ना यार बड़े ही, मतलब 2.0 वाले सारे अब नहीं होते हैं, वो भी कहेंगे मैम हमें क्यों ऐसे बोल रहे हो, ऐसा नहीं है सारे। तो बेटा जनरलाइज करना तो हमेशा गलत है, जनरलाइज कभी करना ही नहीं चाहिए। ये कुछ कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स है जो चाहे बेटा 1.0 में पढ़ रहे हो, वो भी 1.0 में पढ़ के स्पैम करेंगे, चाहे 2.0 में पढ़ रहे हो वहां भी बैठ के स्पैमिंग करेंगे, और ये लगातार सिर्फ ये वेट करते रहते हैं ना कि बैचेस आते जाएं, और दिसंबर तक ना उनका यही हालत होता है कि उन्होंने एक भी चैप्टर नहीं पढ़ा ढंग से, ठीक है। बट एनीवे बेटा, आई विल कीप ऑन टीचिंग लाइक दिस, एंड आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। आई एम है ना, आई ट्राइड माई बेस्ट टू नॉट गेट एंग्री एंड काम डाउन, है ना, ताकि आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो। बाकी बेटा मिलेंगे अगली क्लास में। हाँ मैं सॉन्ग सुना देती हूँ, डेफिनेटली सॉन्ग सुना देती हूँ, लेकिन आप कमेंट्स करके जरूर बताना बेटा आपको लेक्चर कैसा लगा, कैसा समझ में आया। कल हम कुछ बेटा इमेजेस, जैसे प्रोनोटम देखना है तो मैं आपको एक इमेज दिखा दूंगी प्रोनोटम कैसा दिख रहा है, और कल भी हमें बहुत सारे डायग्राम्स बनाने हैं इंटरनल एनाटॉमी पढ़ने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा। चलो एक ऐसा गाना सुनाती हूँ जो मोटिवेटिंग गाना है, जो मैं कॉन्स्टेंटली सभी बच्चों को सुनाती हूँ। मुझे नहीं पता मैंने तुम्हारी क्लास में सुनाया है या नहीं, तुम्हारी क्लास में सुनाया है मैंने, सबसे पहला जो मैंने गाना सुनाया था आई थिंक मैंने तुम्हें यही सुनाया था, क्योंकि तुम्हारी क्लास यूट्यूब पे हुई थी क्या, है ना, तो तुम्हें ही सुनाया था, बट वापस से सुना देती हूँ। हरियाणवी देखो ना। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बहार के, कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। तो ये तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए बेटा ये गाना बिल्कुल वैलिड है। कांटों पे ही चल के मिलेंगे साए बाहर के, ठीक है, कांटों पे चल रही हूँ। चलो बाय बाय, थैंक यू बेटा, आई विल सी यू टुमारो वेरी सून। डू गिव मी योर बेटा फीडबैक एंड टेल मी कि आपको कैसा लगा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, लव यू ऑल बेटा, बाय बाय, थैंक यू।